Good morning, student. Welcome in Gurukulam Academy, Delhi. Today we shall discuss about the President of India. President of India is very important post in Constitution, but all the practical works are done by the Prime Minister of India with the help of Minister of Councils. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट जो है तीन फॉर्म में वर्क करता है। एक तो लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और यहाँ पर हमने देखा था जो थर्ड बॉडी था वो था जुडिशरी बॉडी। हमने लेजिस्लेटिव बॉडी में देखा था कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो थे प्रेसिडेंट, सेकंड था जो लोअर हाउस लोकसभा एंड अपर हाउस राज्यसभा। ठीक है। एग्जीक्यूटिव बॉडी में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और जो मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल्स, प्राइम मिनिस्टर सारे एग्जीक्यूटिव बॉडी में थे। अब हम यहाँ पर अगर थर्ड बॉडी की बात कर ले, थर्ड पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट वाज जुडिशरी बॉडी, वहां पर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। तो तीन बॉडीज हैं, वो अलग अलग वर्क करती हैं। तो आज हम लेजिस्लेटिव बॉडी के फर्स्ट पार्ट प्रेसिडेंट के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि टॉपिक तो एक ही है। जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक हाथी था, उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग हिस्से से उसको टच किया था और उन्हें अलग अलग डेफिनेशन बताया था और सभी के सभी सही थे। वैसे ही अगर आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, तो आप देख सकते हैं हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो करते हैं लेकिन वन नेशन वन एग्जाम अभी नहीं अवेलेबल है। तो सब्जेक्ट तो एक ही है पॉलिटी, लेकिन आपको अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको अलग नजरिए से पढ़ना पड़ेगा। इफ यू आर स्टडिंग फॉर एसएससी तो आपको अलग नजरिए से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं तो अलग नजरिए से पढ़ना पड़ेगा। और सब्जेक्ट एक ही है, बुक भी एक ही है। तो आप देख सकते हैं कि आप, क्योंकि हम यहाँ पर यूपीएससी के लिए स्टडी कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेसिडेंट से किस नजरिए से पढ़ना है इस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि डिटेल नहीं कर पाएंगे। और इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट से यूपीएससी में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अभी हम जो स्लाइड्स में बात करेंगे तो आप देखेंगे कितनी सारी गहराइयां एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन से लेकर के उनके इम्पीचमेंट यानी उनके पोस्ट के वैकेंट होने तक। तो आपको सारा कुछ लर्न करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो देखेंगे कि किस तरह से स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनानी आनी चाहिए और ऑनलाइन क्लास में यही आपको डेवलप करना है कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी कैसे हम पढ़ें। क्योंकि सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि किन किन जो पोर्शंस है वहां पर हमको रुकना है, किन किन पोर्शन को स्किप करना है। और यही होता है स्मार्ट स्टडी और यूपीएससी के लिए, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और सभी सब्जेक्ट्स को आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स में वो होता है ना कि जैसे हंस होता है वो पानी में से दूध को चुन लेता है, वैसे ही हमको कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी डेवलप करनी होगी। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस से आ जाएगा, टाइम से टाइम आ जाएगा। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी दोनों में रोल प्ले करती हैं कि नियम बनाएंगी भी वही, फिर वही तुरंत ऑफिस में आप देखेंगे दूसरे ऑफिस में नहीं जाती है, उसी ऑफिस से ही उसको एग्जीक्यूट भी करती है। तो अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट। तो अभी हम पार्ट 5 का स्टडी कर रहे हैं और पार्ट 5 में भी मैंने बताया था कि बहुत सारे आर्टिकल से उनको डेपिक्ट किया गया है। तो आर्टिकल 72 में पूरा पूरा प्रेसिडेंट है, उनका डिस्क्रिप्शन है। हालांकि अलग अलग आर्टिकल्स हैं लेकिन स्टार्टिंग जो होता है 72 से होता है। तो देख सकते हैं इतना बड़ा ये हाउस है प्रेसिडेंट हाउस, इसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है वो यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि मैंने बताया था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी बॉडी होता है। तो लेजिस्लेटिव के जो फर्स्ट मेंबर है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देख सकते हैं अभी द्रौपदी मुर्मू जी है यहाँ पर, देख सकते हैं, और उनके सारे कितने सारे सिक्योरिटीज हैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आखिर एक राष्ट्रपति
या प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, कौन कौन बन सकता है। क्योंकि हम देखेंगे, हम एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप डी, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ए का वैकेंसीज देखते हैं। उसके बाद देखते हैं एज क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या डिग्री क्वालिफिकेशंस मांगे। सेम वैसे यहाँ पर स्टडी करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी डीप में रहेंगे, और यही होता है स्मार्ट स्टडी। तो देखते हैं कि प्रेसिडेंट्स के बारे में किस तरह से जो है इलेक्शन प्रोसीजर होता है इन इंडिया, ठीक है। और यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो देखिए यूपीएससी कैसे कैसे केस स्टडीज जो है पूछता है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगा। जल्दी करने की कोशिश भी करेंगे लेकिन उतना भी जल्दी नहीं कर पाएंगे जितना फास्ट वनडे एग्जाम में होता है वैसे। तो अब हम कुछ और भी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की आखिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आखिर रखा क्यों गया और कैसे रिलेवेंट कर सकते। तो मैंने आपको बताया था ऑटोक्रेसी में राजा होते थे, सारे काम राजा जो है किंग है वो खुद करता था। इन द ऑटोक्रेसी ईच डायनेस्टीज हैज इट्स ओन king, and king acts and makes rules and execute the rules and gave the punishment to each पीपुल। मतलब राजा देख सकते हैं कि खुद ही नियम बनाता था, खुद ही फॉलो करता था और खुद ही उसको जस्टिस सही है या नहीं है चेक करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने बताया था कि जब डेमोक्रेसी आई तो राजा के जो पोस्ट को खत्म कर दिया गया था। हमने देखा था 1858 में जो है मुगल अंपायर का जो किंग पोस्ट था खत्म किया गया था। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो बोला कि नहीं, काम तो कोई और करेगा, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स करेंगे, लेकिन नाम में तो उनको रहन देते हैं क्योंकि उन्होंने इतने साल तक गवर्न किया है, हजारों साल से बोल सकते हैं कि एक राजा के नाम पर ही चलता था सब काम। तो हम उसको खत्म नहीं करेंगे, उसको रखेंगे लेकिन उसको नॉमिनल रख देंगे। आप देखेंगे कभी कभी, मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे हमारे घर का इनॉग्रेशन वगैरह होता है ना, तो जैसे बड़े बुजुर्ग है जो रिटायर हो जाते हैं अपने जॉब से, और अगर कोई बच्चा या फिर कोई उनके जो सन है वो नया घर बनाते हैं तो इनॉग्रेशन किनसे कराते हैं, उन्हीं से कराते हैं, ठीक है। उसी एग्जाम्पल से मानिए कि जैसे हमने डेमोक्रेसी तो ले आई, मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर, ये सब वर्क करेंगे, लेकिन नाम अभी भी किनका चलेगा, राष्ट्रपति का, वही है। तो यहां पर देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो अभी 140 करोड़ के अप्रॉक्स जनसंख्या है, पॉपुलेशन है इंडिया। अगर हम गिनना चाहेंगे तो हम फर्स्ट नंबर में किनको गिनेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यही होते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर गिनेंगे तो भैया लाइन लगेगी, मान लो अगर काउंटिंग होता है तो फर्स्ट में हम इन्हीं को गिनेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दिस इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब सेकंड इनके बारे में देख लीजिए, द हेड ऑफ द यूनियन लेजिस्लेटिव। जो यूनियन, यानी कि आप देखिए यूनियन, बार बार मैंने बोला हूं सेंट्रल गवर्नमेंट यूज नहीं हुआ, यहां पर यूनियन यूनियन वर्ड यूज हुआ है, कहां, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यूनियन कुछ नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। तो यूनियन लेजिस्लेटिव यानी कि जो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल बनेगा उसका हेड तो यही होंगे। मैंने बताया था नॉमिनल, ये याद रख लेना, नॉमिनल ही हेड होंगे, प्रैक्टिकल हेड तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स होंगे, ठीक है ना। नॉमिनल इन्हीं को रखा गया कि भैया हम लोग सब काम कर देंगे, आपको आना वैसे साइन करना है, क्योंकि आपने इतने सालों तक ऑटोक्रेसी में राज किया था, आपका पोस्ट था, तो हम आपके पोस्ट को खत्म नहीं करेंगे। और यही सबसे बड़ी अच्छाई होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी को नेग्लेक्ट नहीं करता है, वो उसको इज्जत देता है। आज भी देखेंगे, अभी तो हाल फिलहाल में जो एंग्लो इंडियन जो लोग थे, पर्सन थे, उनको भी हमने 2 रिजर्वेशन दिया था, जबकि वो हमारे ऊपर इतने सालों तक राज किए थे। हाल फिलहाल में उनके जो रिजर्वेशन था उसको कॉन्स्टिट्यूशन में एंड किया गया। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनता है। तो ये हेड होंगी, द हेड ऑफ द यूनियन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की भी हेड होंगी कि यही जो है अपने ही ऑफिस से रूल्स तो बनेगा, उसको चेक भी इन्हीं के नाम पे किया जाता है। आप देखेंगे कोई भी जैसे नया रूल्स आता है या नया एक्ट आता है तो जो गैजेट है उसमें छपता है, तो उसमें भी देखेंगे कि इन्हीं का साइन रहता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। थर्ड, अगर इनके बारे में कुछ बात करें तो एक्ट्स एज द सिंबल ऑफ द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ द नेशन। देखो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है, तो बोलते हैं कि भैया एक ही जो
पर्सन है उसके बिहाफ में सारी कंट्री चल रही है। तो ये सिंबल किसकी है? केवल सिंबल है ना। हालांकि हमको अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग स्टेट है, अलग अलग मिनिस्टर है, सब मिलकर के यूनियन गवर्नमेंट बनाते हैं, इसीलिए यूनियन बोलते हैं। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट भी इसी के अंदर होता है, इसीलिए बोलते हैं। तो जो प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है वो सिंबल ऑफ यूनिटी है, कि अगर इंडिया वर्क कर रहा है तो एक ही जो पर्सन है प्रेसिडेंट, उनके बिहाफ में, उनके नेतृत्व में बोल सकते हैं, उनके लीडरशिप में वर्क कर रहा है। तो सिंबल बस है। हालांकि लीडरशिप या मिनिस्टर और सारे स्टेट को एक रहना ही पड़ेगा, लेकिन एक जो है होता है ना, कि जैसे आपने देखा था जो 1857 का रिवॉल्ट था, तो किसी एक को लीडरशिप देना था, तो हमने बहादुर शाह जफर को लीडर किया था। हालांकि अलग अलग हमने देखा था कि लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल, नाना साहब, इन्होंने अलग अलग जगह से वर्क तो किया था, लेकिन एक चाहिए था उनको हेड, जैसे क्लास मॉनिटर, जो कि नॉमिनल हो, उनके नाम पर हम काम कर सके। तो यहाँ पर वही है कि जो इंडिया है, जैसे वहां पर बहादुर शाह जफर को पिक किया था कि भाई लीडरशिप होना चाहिए, वैसे ही अभी भी हमने रखा हुआ है पोस्ट प्रेसिडेंट का, कि इनके लीडरशिप में सारे वर्क होंगे, चाहे वो लेजिस्लेटिव के हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के हो। और जुडिशरी का भी देखेंगे किस तरह से इनका रोल रहता है, थोड़ा बहुत। तो आपने देखा ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि किस तरह से प्रेसिडेंट है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन। आपने वैकेंसीज तो नहीं देखी होगी, हालांकि हम देखते हैं ग्रुप डी, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ए के वैकेंसीज आती है, लेकिन प्रेसिडेंट का आपने वैकेंसीज नहीं देखा होगा। तो आज हम बात करते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होता है। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, देखेंगे बच्चों का सपना होता है कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन कोई यहाँ पर एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे नहीं बोल पाता। प्रेसिडेंट तो काफी दूर की बात है, लेकिन आपको जानना चाहिए, जब तक डेमोक्रेसी में नॉर्मल लोग नहीं आ पाएंगे, तो फिर पुराने ऑटोक्रेसी और नए डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस हो जाएगा ना। तो पहले आपको जानना पड़ेगा। तो देखते हैं क्वालिफिकेशंस, कि क्वालिफिकेशंस फॉर द प्रेसिडेंट क्या है। सबसे पहला होता है बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। लेकिन हाँ, जब हम यहाँ के प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे तो कंपैरिजन भी करेंगे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट से क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये बोला गया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। बाई बर्थ है या नहीं है यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन अमेरिका में अगर देखेंगे तो बाई बर्थ ही अगर आप वहाँ के सिटीजनशिप मिलते हैं। क्योंकि हमने पार्ट 2 में देखा था, जो कि व्हाइट बोर्ड में हमने क्लास ली थी कि सिटीजनशिप कैसे मिलता है। तो हमने देखा था बाई बर्थ मिल सकता है, और बाई यहाँ पर देख सकते हैं कि मदर फादर के थ्रू भी मिल सकता है, और आपने देखा था कि रजिस्ट्रेशन से भी मिल सकता है, कि रजिस्ट्रेशन करा के। तो आप इन पांचों जितने भी हमने क्राइटेरिया पढ़े हैं, उनमें से किसी भी तरह से अगर आपको सिटीजनशिप मिलता है तो यू आर एलिजिबल टू बीकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है कि आपने ग्रीन कार्ड ले लिया और सिटीजनशिप ले लिया तो आप खड़े हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे जब तक आपको वहां पर बाई बर्थ सिटीजन नहीं मिला है। तो यही प्रश्न पूछता है, इसी में से प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर देखेंगे कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, चाहे आपको पांचों क्राइटेरिया में से किसी भी क्राइटेरिया से आपको सिटीजनशिप मिला हो, ठीक है। दूसरा देखिए, हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, ठीक है। तो आप देखेंगे यूपीएससी का अगर जनरल कैटेगरी का देखें 32 ईयर्स है, ओबीसी 35, एंड एसटी एससी का देख सकते हैं 37। तो आप अगर यूपीएससी नहीं दे पाते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि 35 तो यहाँ पर मिनिमम एज है प्रेसिडेंट बनने का, ठीक है। लेकिन आप बहुत ज्यादा आपको डेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड जो है, बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज मेंबर्स ऑफ द हाउसेस ऑफ द पीपुल। अब बोला गया भैया कि क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको राष्ट्रपति बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, तो अलग से क्या हम वैकेंसी निकालें उसी में से। जैसे आपने देखा होगा यूपीएससी का भी एक नया ऐप आया है कि अपने प्री मेंस दिया हुआ है, तो आप दूसरे एग्जाम में जा सकते हैं। सेम वैसी जब प्रेसिडेंट को रख रहे थे, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा होगा तो बोले होंगे राष्ट्रपति को नॉमिनल रखना, यार क्या अलग से उनके लिए क्राइटेरिया रखे। जो भी लोकसभा राज्यसभा में जो खड़े हो सकते हैं उनका क्राइटेरिया वही कर दो, क्योंकि बार बार वही वही काम नहीं कर पाएंगे। तो वही रखा गया कि बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउसेस ऑफ द पीपल, यानी कि आपको इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा खड़े हो सकते हैं, वही जाके देख लो, वही क्वालिफिकेशन है। 35 ईयर का होना चाहिए, हाँ। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर आपको मेंबर ऑफ लोकसभा बनना है तो आपको 25 ईयर्स चाहिए, ठीक है। राज्यसभा का बनना है तो 35 चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 35 यानी राज्यसभा से ज्यादा यहाँ पर मैच हो रहा है, ठीक है। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इस पे क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि क्या होता है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर हिंदी मीडियम से तो लाभ का पद, ठीक है। नहीं होना चाहिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
or government of any state or any local other authority subject to the control of दिस सेट गवर्नमेंट, यानी कि कहीं भी गवर्नमेंट आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, तो भैया राष्ट्रपति बनने वाले तो आज कल नहीं आज ही छोड़ दूं मैं, क्योंकि कोई भी छोड़ सकता है। तो यहाँ पर वही बोला गया कि आप अगर गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, ठीक है। लेकिन हाँ देखिए, a sitting president or vice president or the union of the governor or any state minister either for the union or any state is not disqualified for the election as president। अगर आप सिटिंग प्रेसिडेंट है तो भी आप दोबारा लड़ सकते हैं चुनाव। वाइस प्रेसिडेंट है, अगर आपको सपना जग रहा है कि नहीं भाई ये प्रमोशन तो होगा नहीं वाइस से प्रेसिडेंट, आप चुनाव लड़ सकते हैं। यूनियन के मिनिस्टर हैं या फिर स्टेट के मिनिस्टर है तो आपको डिसक्वालीफाइड नहीं किया जाता। हाँ, अगर आप ग्रुप डी में तो आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आप एमपी है या फिर आप मिनिस्टर है तो आप मान लड़ सकते हैं। तो देख सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पर कॉन्ट्रोडिक्शन भी है, लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना ही है ना। तो यहाँ पर हाँ एक चीज और डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वो भी चुनाव लड़ सकता है। तो कितने बार लड़ सकता है? अनलिमिटेड है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। हालांकि आप देखेंगे इस एज में राष्ट्रपति बनाया जाता है कि दो तीन बार के बाद तो एज ही यहाँ पर साथ नहीं देता। लेकिन हाँ अगर आप 35 साल में बनते हैं, 35, 5, 40, 5, 45, इस तरह से कितने भी बार लड़ सकते हैं। लेकिन हाँ अमेरिका अगर रहेगा तो अमेरिका में आप ओनली 2 टाइम्स ही लड़ सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि ये डोनाल्ड ट्रंप सेकंड लास्ट टर्म है, बराक ओबामा जी जो कि अच्छे थे वो भी 2 बार किए, उसके बाद नहीं लड़ पाए, है ना। तो रिस्ट्रिक्शन है, कभी कभी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कंपैरिजन करते करते पढ़ेंगे तब जा करके हमारे इंडिया में और वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तब हमको अच्छे से पता चल पाता है कि आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। वैसे ही अगर आप रिलीजन का बात कर लें, हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो आप दूसरे रिलीजन से कंपेयर कीजिए, या फिर आप मुस्लिम रिलीजन के हैं, इस्लामिक कल्चर के हैं, क्रिश्चियनिटी के हैं, तो हमको एक दूसरे से कंपेयर करना चाहिए। तो ये तो है क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट की क्या क्या क्वालिफिकेशन नीड होते हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब कुछ और देखते हैं कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे कैंडिडेट तो मिल गए क्वालिफाइड, हाँ भैया क्वालिफाइड कैंडिडेट मिल गए। जैसे कि हम यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं तो उसमें दिया रहता है एटलीस्ट बैचलर डिग्री होना चाहिए, तो ठीक है ये तो हो गया। लेकिन अब प्रोसेस कैसे होगा? एग्जाम होगा, प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्वालिफाइड कैंडिडेट मिल गए फॉर द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के लिए। तो कैसे चुनाव होगा? डायरेक्ट चुनाव तो नहीं होता, हम देखेंगे जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, उसके लिए भी डायरेक्ट नहीं देते, इनडायरेक्ट होता है। लेकिन प्रेसिडेंट का तो और उससे ज्यादा इनडायरेक्ट होता है। कैसे होता है देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट सबसे पहले इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। इनडायरेक्ट जो है यहाँ पर इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट क्या होता है कि जिसके लिए जो पीपुल ऑफ इंडिया है डायरेक्ट वोट नहीं देती, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट, ठीक है। तो फिर कैसे होता है? एन इलेक्टोरल कॉलीग ये बनता है इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेड। प्रोपोर्शनल यानी क्या होता है पता है कि जिस स्टेट में जितनी पॉपुलेशन है, जिस स्टेट में जितनी पॉपुलेशन है उसको उतना वोट दिया गया है। जैसे कि यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां के एमपी का वोट जो है प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वहां उनको ज्यादा पावर रहेगा। जैसे एक यूपी का एमपी होगा, मान लो सपोज एग्जांपल, अगर वो एक वोट डालता है तो उसको 50 मार्क्स मिलेंगे इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। अगर वही एक मान लो त्रिपुरा वगैरह का कोई एमपी है, वहां पर पॉपुलेशन ही कम है, तो वो भी वोट डालेगा एक, लेकिन उसमें उनको प्रेसिडेंट के लिए 20 मिलेगा। इसीलिए आप देखेंगे सोनम वांगचुक जी बोल रहे हैं लद्दाख में 1 ही एमपी उनको मिलता है, तो कम से कम 2 तो कर दो, हमारा कुछ इज्जत बढ़ जाए कहाँ, इनटू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो अभी तो कंट्रोवर्सी चल रही है। तो यहां पर देखेंगे सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेड। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? जितना आपके पास पॉपुलेशन है उतना ज्यादा आप वोट दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। पहला क्या हुआ? इनडायरेक्ट हो गया, प्रोपोर्शनल सिस्टम है बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक एक टर्म को यूपीएससी के लिए पढ़ना होगा आपको, एक एक टर्म को, ठीक है, प्यार से। बहुत सारे चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी देखेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि जो पार्ट 5 है उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। लेकिन हाँ उसके टर्मिनोलॉजी को धीरे धीरे, ना ज्यादा आपको डीप में जाना है, ना ऊपर ऊपर से करना है,
थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस के साथ करते जाना है। तो 3 यहाँ पर हो गया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी ये होता है कि आप एक बार वोट दे दिए तो फिर वो ट्रांसफर नहीं हो सकता कि नहीं मैंने इसको दे दिया फिर उसको ट्रांसफर कर सकता हूं, ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो इलेक्टोरल कॉलीग जो है फॉर द प्रेसिडेंट किससे किससे बनता है। जैसे कि एक कॉलीग है वो इलेक्ट करेगा प्रेसिडेंट को, हाँ भाई कैंडिडेट तो मिल गया 35 साल का है सब कुछ है और वहां पर एमपी और राज्यसभा लोकसभा बनने का उनके क्वालिफिकेशंस है। अब चुनाव तो होने वाला है, तो चुनाव कौन करेगा, तो चुनाव कौन करेगा यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर, ये याद रखिएगा इलेक्टेड। नॉमिनेटेड नहीं होता ना, जो नॉमिनेटेड होते हैं आप देखेंगे दो टाइप के मेंबर्स जाते हैं पार्लियामेंट में, एक तो होता है इलेक्टेड जिसको हम बोलते हैं निर्वाचित, इन द हिंदी मीडियम निर्वाचित, जिसका चुनाव होता है प्रॉपर, दो लोग बैठते हैं, और एक होता है मनोनीत, मन से नॉमिनेटेड कि हाँ भाई ये इसने अच्छा अच्छा काम किया है लेकिन ये चुनाव नहीं लड़ पाता तो उसको भी पार्लियामेंट में भेजते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इलेक्टोरल कलीग है, आप प्रेसिडेंट का चुनाव करने वाले हैं, वहां से कौन बैठेगा, तो ओनली इलेक्टेड, कि भैया तुम तो मनोनीत हो, तुमने उतना क्वालिफिकेशन नहीं किया, तुम कहां से जो हमारे भारत की जनता है उसको रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि तुमको तो हमने मनोनीत किया, तो आपको अधिकार नहीं है, यू हैव नॉट राइट्स टू वोट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो जितने भी नॉमिनेटेड है ना उनको यहां पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यहां पर मैंने बताया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेड ही कैंडिडेट आ सकते हैं। तो जो जिनका इलेक्शन हुआ है उनके लिए जो है पब्लिक ने वोट दिया तो उनको अधिकार होता है कि आप आ सकते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, इसके यहां पर जो दोनों इलेक्टेड जो कैंडिडेट होते हैं या जो मेंबर्स होते हैं वही आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा राज्य वाले भी, तो क्योंकि आप देखेंगे जो पार्लियामेंट है वहां के इलेक्टेड तो ले लिए, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स को भी लेना है क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश के लिए बन रहा है। तो द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जितने भी स्टेट हैं वहां के विधायक अगर बोल सकते हैं तो विधायक लोग को ही मौका मिलता है। लेकिन हाँ, अब सब विधायक पहुंच गए भैया हमको भी वोट देना है, क्योंकि वो राष्ट्रपति जो भवन है वहां पर भयानक सारे कमरे हैं, खाना वाना भी देखेंगे बहुत होता है। अब सब के सब पहुंच गए, बोलेंगे भैया आईडी दिखाओ, मैं भी विधायक, मैं भी विधायक। बोलेगा नॉमिनेटेड है कि इलेक्टेड है। अब विधायक लोग तो हालांकि अभी एजुकेटेड है, अब जो अनएजुकेटेड है उसको क्या पता नॉमिनेटेड की इलेक्टेड, अरे भैया मैं तो विधायक हूं, अरे तुम नहीं दे पाओगे ना, क्यों नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली इलेक्टेड एमपी और एमएलए, तो वहां पर लिखा रहता है कि अगर भैया वोट देना है तो आप इलेक्टेड हो कि नहीं, इलेक्टेड हो तभी आपको हो पाएगा। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज, वहां पर भी दो यूनियन टेरिटरीज को लिया गया, दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली तो क्योंकि ऑफिस ही दिल्ली में है, अब मान लो इलेक्शन हो गया, दिल्ली वाले को बुलाया से नहीं, दिल्ली वाला भड़क गया, मैं जगह ही नहीं दूंगा, राष्ट्रपति भवन मेरे जगह में, मेरे को कुछ करो, तो दिल्ली को भी रखा गया, नहीं नहीं आपके भी मिलेगा कोई बात नहीं। पुदुचेरी को भी रखा गया है। तो यहां पर both the houses of parliament के इलेक्टेड मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स और दिल्ली एंड पुदुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स, ओनली इलेक्टेड है ना। तो यहां पर देखेंगे सेंट्रल के भी इलेक्टेड, स्टेट के भी इलेक्टेड और 2 यूनियन टेरिटरीज के इलेक्टेड आ सकते हैं। ठीक है, अब ये भी बात हो गया भैया चुनने वाले हैं, अब क्वालिफिकेशन भी है। तो नॉमिनेशन क्या क्या हो सकता है, देखो नॉमिनेशन, अब फॉर्म तो भरना है, नॉमिनेशन में ऐसा नहीं कि कोई भी आते हाथ हिलाते हुए 35 साल का मैं भर दूंगा, कुछ तो चाहिए। तो क्या चाहिए फॉर द नॉमिनेशन, जैसे अभी बिहार में इलेक्शन हो रहे नॉमिनेशन होता है तो कुछ कुछ क्राइटेरिया, तो राष्ट्रपति तो बड़ा पोस्ट है, एक कैंडिडेट नीड्स एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स, की 50 आदमी तुम्हारे पास होना चाहिए एज अ प्रपोजर, प्रस्तावक के रूप में कि हाँ भाई हम साथ हैं इनके 50 आदमी। जैसे आप देखेंगे जैसे विधायक में या फिर सांसद के लिए चुनाव होता है तो आदमी लोग अपना बल प्रयोग करते हैं, स्कॉर्पियो अगर गाड़ी कितनी सारी रहती है, तो अगर आप राष्ट्रपति बन रहे हो तो कुछ तो बनता है, तो क्या बनता है 50 आदमी कम से कम आपके पास होना चाहिए प्रपोजल के लिए, एंड 50 एज अ सेकेंडर्स, यानी कि इसको बोल सकते हैं अनुमोदक, हिंदी में बोलते हैं अनुमोदक, कि हाँ भाई जो 50 बोल रहे हैं उसके 50 सही। तो कितने आदमी लेके जाना पड़ेगा आपको, 100, और पैसा भी ले जाना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति जा रहे हैं खुले हाथ चले गए, क्या कितना पैसा, तो यहां पर सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ेगा 15 के, हालांकि ये बहुत कम है 15,000 रुपए। आप अगर कोई साउथ के स्टेट से रहते हैं, अगर नॉर्थ जाते हैं तो 15,000 तो जाने में चला जाएगा, तो कम पैसा रखा गया है, 15 के आपको देना पड़ेगा। और कब,
अगर आप खड़े होते हैं और 1/6 वोट अगर आपको नहीं मिलता है तो ये 15,000 आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ प्रेसिडेंट देन यू हैव 50 मेंबर्स एज अ प्रपोजर एंड 50 सेकंडर्स, ठीक है। और यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होना चाहिए? 15,000 रुपए। कोई नहीं है, कोई भी यहाँ पर दे सकता है। तो ठीक है, ये हो गया इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर और कुछ यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं कि आखिर प्रेसिडेंट के लिए हमको और भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेना पड़ सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि इनडायरेक्टली इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इट सपोर्टेड ऑन 2 ग्राउंड्स। अब जब प्रश्न उठा, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो प्रश्न उठा कि भैया प्रेसिडेंट है, कम से कम उनका डायरेक्ट तो कराओ, जैसे अमेरिका में होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है। वहां का अलग सिस्टम है, कभी क्लास टाइम मिला तो उसके में बात करेंगे कि कैसे उस तरह से होता है, लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उतना नहीं पढ़ते। लेकिन जनरल नॉलेज के लिए देखना चाहिए कि वहां किस तरह से जो इलेक्शन होता है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब बात किया गया कि क्या क्या रीजंस है कि इनडायरेक्टली कर रहे हो, तो सबसे पहली बात, डायरेक्ट इलेक्शन में भी कॉस्टली। आप देखोगे अभी जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है, राज्यसभा का होता है और भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, तो कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। एक और पोस्ट जिसका कि कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, नॉमिनल तो है कि नाम मात्र कर रखना है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, तो प्रैक्टिकल के लिए इतना क्यों देश को उलझा करके रखना। आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद आप देखेंगे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद अगर प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन हो गया तो 4-5 साल में तो जो देश है वो इलेक्शन इलेक्शन में ही फंस जाएगा। तो देख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब ड्राफ्ट किया था तो कितने अच्छे से लिया कि इनडायरेक्टली कर लो, नॉमिनल ही है, आपको तो पहले ही जनता चुन के रखी है, उन्हीं में से आप ही लोग वोट दे दो, क्यों बार बार जनता को परेशान करना। वो बेचारा वैसे ही अच्छे दिन के इंतजार में अभी भी परेशान है कि कब अच्छे दिन आएंगे, कब अच्छे दिन आएंगे। उनको पता था ऐसा होगा, तो बार बार तुम तो चुन चुन के यहाँ पर पेंशन और सैलरीज और फिर बहुत सारे जो भत्ते वगैरह वो लोग, जनता को बार बार आना पड़ रहा है, हर कोई नहीं आ पाएगा। अभी भी आप देखेंगे कोई कुछ लोग वोट देने से नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाते हैं, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया जाते हैं, कितने बार उनका पैसा खर्च होगा इनडायरेक्टली। एक बार तो आपको दे दिया है ना जनता ने, आप ही में से कोई चुन लो, ठीक है, नॉमिनल ही पोस्ट है, ठीक है। तो यही था इनडायरेक्टली। दूसरा क्या था, रियल पावर जो है इज वेस्टेड इन द मिनिस्टर। अब उनको पता था डॉक्टर साहब भीमराव जी को कि ये तो नॉमिनल पोस्ट है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है नहीं है कोई, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर उसमें बोला गया कि हाँ थी, 2 कारण है, इस वजह से हमने इनडायरेक्टली रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए सब कुछ हो गया, कौन कौन चुनने वाला ये भी पता चल गया, क्वालिफिकेशंस भी है, प्रस्तावक अगर ले आया। अब मान लो कोई चुना भी जाता है, ठीक है, तो चुना जाता है तो अब देखो क्या होगा, कोई भी देखेंगे कि इलेक्शंस होता है तो उसके जस्ट बाद देखेंगे शपथ ग्रहण ओथ सेरेमनी होता है, उसमें इतना बड़ा खर्च करते हैं जैसे कि वो देश जीत लिए हुए। हालांकि उसके बाद 5 सालों तक दिखते नहीं है ना, लेकिन ओथ सेरेमनी तो होता ही है। हमारे कोई भी स्टेट का आप ले लीजिए कि बड़े बड़े मंच बनते हैं, ऐसा बनता है जैसे कि अब देश बदल जाएगा, लेकिन उस ओथ सेरेमनी के बाद जो नेता है उसी दिन दिखते हैं जब पुराना इलेक्शन होता होगा प्रॉपरली। हालांकि बीच बीच में दिखते रहते हैं, लेकिन ओथ सेरेमनी जो है हमारे इंडिया में बहुत फेमस है। तो राष्ट्रपति जी को भी बोला गया कि नहीं भाई मैं भी लूंगा या होना चाहिए, तो बोले चलो ठीक है हो जाएगा ओथ सेरेमनी। कहाँ होगा, लेकिन ओथ सेरेमनी होगा इन फ्रंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बोला नेता लोग के वो उनके सामने मत लो, उनका तो खुद का ओथ सेरेमनी का पता नहीं होता। आप लोग सीजेआई में, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन से पोस्ट मिला है और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंजर्वेटर है, संरक्षक है, वो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो जो ओथ लेते हैं वो कहाँ लेते हैं, चीफ जस्टिस के सामने, ठीक है। सैलरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि पैसा तू पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है। बिना पैसे के अगर देखो नॉमिनल पोस्ट है तो इनको पैसा नहीं लेना चाहिए था, कोई तो ऐसा पोस्ट होना चाहिए जो चैरिटी में चले। लेकिन आप देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट में एक भी पोस्ट नहीं है जो कि बिना सैलरी लिए चल सकता है। तो राष्ट्रपति तो टॉप मोस्ट है। हाँ भाई कितना पैसा मिलता है, अबाउट 5 लाख, ठीक है। अब इसमें सब कुछ इंक्लूड है, अबाउट है, क्योंकि आप देखेंगे गूगल वगैरह करेंगे तो डायरेक्ट सैलरी यहाँ पर पता नहीं चलता है। कोई भी एमपी का भी सर्च कर लो, आप एमएलए का कर लो, डायरेक्ट आपको पता नहीं चल पाएगा। लेकिन हाँ अगर आप आम इंसान है तो आपका एक एक सैलरी कितना है, चारे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्स मान सकते हैं कि 5 लाख के अराउंड इनको मिलता है। कार्यकाल टेनर टेनर कितना होता है, तो ये भी बहुत जरूरी है कि एक बार आपको हो गया तो ऐसा नहीं लाइफ टाइम तक आपको मिलेगा। अमेरिका में 4 साल है, यहाँ पर कितना है 5 साल।
5 years फ्रॉम द ओथ, जब आप शपथ लोगे वहीं से आपका उल्टा गिनती शुरू है। वैसे भी डरने की बात नहीं, काम तो मंत्री लोग करेंगे, आपको केवल साइन तो करते जाना है। ओथ सेरेमनी के बाद 5 years तक का आपको टेनर मिलता है। तो देख सकते हैं धीरे 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 धीरे, पहले ही पोस्ट को आपको अच्छे समझना होगा यूनियन गवर्नमेंट को, और धीरे धीरे जब बिल्डअप करेंगे तब जाकर के आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। केवल रटने, मैंने पहले ही बताया था, केवल रटेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ मेन मेन फैक्ट याद कर लो चले जाओ, ऐसा यूपीएससी से नहीं होगा। मैंने बताया था ना कि एलिफेंट को अलग अलग एंगल से टच करेंगे, तो यूपीएससी का टच करने का एंगल अलग है, ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। अब कुछ और भी डिटेल्स यहां पर बात करते हैं कि वोट वैल्यू, मैंने बताया था प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल वोट वैल्यू, तो वोट वैल्यू यहां पर कितना होता है, कैसे यहां पर मिलता है, ठीक है। तो वोट वैल्यू की बात कर लेते हैं। एमएलए, सबसे पहले हम लेंगे स्टेट के एमएलए को। देखो पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, इसी से प्रूफ होता है कि भैया जिस स्टेट का अगर आप सीसेट जानते हैं, सीसेट की तैयारी कर चुके हैं, तो ये प्रोपोर्शनल वाला आपको आता होगा। जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा है उस स्टेट के एमएलए का जो वोट है वो अलग होगा। तो देखिए आप इमेजिन कीजिए कि भैया जिस जिस स्टेट में, जैसे यूपी हो गया भर भर के पॉपुलेशन है, बिहार हो गया भर भर के पॉपुलेशन है, महाराष्ट्र हो गया भर भर के पॉपुलेशन, वहां का अगर एमएलए जाएगा तो उसका इज्जत ज्यादा रहेगा। और मान लो मैं खड़ा हूं इलेक्शन में, तो जैसे यूपी से, कहां से भी यूपी से, अरे बैठिए बैठिए, अब मान लो आ गया लद्दाख से कि अरे तुम, ठीक है ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो पॉपुलेशन रहता है ना, उससे क्वेश्चन अराइज हो रहा है। अभी भी आप देखेंगे कुछ साल पहले, कुछ समय पहले ये कंट्रोवर्सी आई थी, साउथ के स्टेट्स ने काफी डिमांड किया था कि भैया अगर ये फिर से डिवीजन होने वाला, आप देखेंगे 1926 में जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज है उसका फिर से आप देखेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो प्लेस होते हैं उसका फिर से विभाजन होगा। तो साउथ वाले कंप्लेन कर रहे थे कि भैया यूपी बिहार तो स्टेट में आगे बढ़ गए, हम तो टेक्नोलॉजी में हो गए, और आप बोल रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन तो पॉपुलेशन से ही डिवाइड करेगा, तो वहां तो ज्यादा एमपीज मिल जाएंगे, हमको एमपीज नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सोचिए कि देश पॉपुलेशन से भी चलता है और टेक्नोलॉजी भी चलता है। साउथ इंडिया वाले कंप्लेन कर रहे थे। इसी तरह की केस स्टडी आपकी यूपीएससी में आती है, इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कैसे मैनेज कर सकते हैं वो तो धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे तब यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। लेकिन अभी देखिए कि एमएलए का जो है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट, इसमें सारे स्टेट के मेंबर्स को जोड़ना है और तब जाकर के एक एमएलए का वोट का वैल्यू आ जाता है। जैसे आज हम वोट करेंगे फॉर एमपी के लिए तो हमारा वोट का वैल्यू 1 आता है, ठीक है, एमएलए करके लेंगे 1 आएगा। लेकिन अगर कोई चुना हुआ एमपी या एमएलए जाता है राष्ट्रपति के लिए वोट करने के लिए, तो उनका वोट का वैल्यू अलग अलग आता है। तो देख सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स यहाँ पर चीजें होने वाली है। राष्ट्रपति को खुद पता नहीं होगा भैया कि मैं किसको ज्यादा सपोर्ट करूं किसको नहीं करूं। मान लो उनको 2 व्यक्ति ने वोट दिया, फॉर एग्जांपल 2 व्यक्ति खड़े होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए, और अगर एग्जांपल ले लेते हैं, दो इस 2 मेंबर इनको भी वोट देते हैं और 2 मेंबर इनको भी वोट देते हैं। मान लो 2 स्टेट के ले लेते हैं एमपी, हालांकि हमारे पास बहुत सारे स्टेट है, लेकिन एग्जांपल फॉर एग्जांपल 2 अगर यहाँ पर वोट दे देते हैं और इनका वैल्यू मान लो 10 है और 10 है, और अगर मान लो इसका भी 2 देते हैं और इनका 10 है और इसका 20 है, तो देखो इक्वल है, लेकिन ये वाला जीत जाएगा कैंडिडेट। तो यहाँ पर बराबर के हो ही नहीं सकता स्टेट का पॉपुलेशन। तो अगर प्रेसिडेंट में खड़े होते हैं तो आप पॉपुलेशन वाले एमएलए और एमपी पर टारगेट कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको ज्यादा जीत मिलेगा, ठीक है। जैसे आप यूपीएससी का पढ़ रहे हैं, यूपीएससी का पढ़ रहे हैं तो क्या होता है कि जैसे कोई स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, पॉलिटी हो गया, ये हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। सेम वैसे ही समझिए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर आपको इस हाउस में जाने का कोशिश करना है तो आप बड़े बड़े पॉपुलेशन वाले स्टेट को पकड़िए, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी वैसे ही पकड़ती है। और इसी के रिजल्ट में साउथ वाले जो कंप्लेन कर रहे थे कि आपका जो स्कीम्स बनती है उसमें नॉर्थ इंडिया को ज्यादा टारगेट किया जाता है, साउथ इंडिया को तो ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको हमको आगे आने वाले समय में मिलजुल करके सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि इस तरह से ही होता है। एमपी का देखते हैं। अब देखिए एमपी, सम ऑफ वोट वैल्यू ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव एमपी। देखिए सम ऑफ वोट वैल्यू ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए, उनके वोट का सम करना है। उसके साथ साथ सम ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब मेंबर्स पार्लियामेंट जो इलेक्टेड है उनको जोड़ना है, तब जाकर के एमपी का आएगा।
तो भैया ये नॉर्मल सा लोगों को समझ नहीं आएगा, 2-3 बार इसका कोशिश करना। लेकिन हाँ, यूपीएससी अगर देना चाहते हैं तो भी आप थोड़ा बहुत अप्रॉक्स याद रखिए कि पॉपुलेशन से ही यहाँ पर वोट वैल्यू मिलेगा, इतना याद रखिए, ज्यादा फैक्ट में मत जाइए, ठीक है। लेकिन अगर आप जानते होंगे डीप में, अगर आपको इंटरेस्ट जग गया कि नहीं भैया मेरे राष्ट्रपति बनना है, तो आप गणित वणित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था वोट वैल्यू ऑफ एमएलए एंड एमपी फॉर द इलेक्शन। अब कुछ और मैंने बोला था ना कि धीरे धीरे इस पोस्ट, एक पोस्ट जो कि नॉमिनेटेड है, नॉमिनल है, उसके लिए कितना कॉम्प्लेक्सिटी रखा गया उसको धीरे धीरे समझना होगा। कुछ और भी नॉलेज यहां पर लेने की हम कोशिश करते हैं। अब देखिए, हमने देख लिया वोट वैल्यू ऑफ एमपी और एमएलए। अब हम बात करते हैं पावर्स की, भैया क्या पावर मिलेगा। पैसा तो हो गया 5 लाख रुपया, अब 5 लाख रुपया लेके बैठा देंगे आपको कहीं भी ऑफिस में, पावर ही नहीं है, तो फिर आपको बोर लगेगा। कुछ लोग पावर के लिए ज्यादा जॉब करना चाहते हैं, कुछ पैसे के लिए, जैसे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो कुछ लोगों को तो पैसा चाहिए होगा कि अरे भैया पैसा बहुत है, क्लास ए की नौकरी। कुछ लोग को पावर चाहिए रहेगा कि हाँ भैया इसमें पावर बहुत है, पैसा तो बिजनेस में बहुत लाखों करोड़ों में, लेकिन पावर बहुत ज्यादा है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच हो सकता है। तो प्रेसिडेंट के पावर्स की भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या शक्तियां, क्या क्या पावर्स मिला गया है। नॉमिनल है कि कुछ प्रैक्टिकल शक्तियां भी है कि केवल नॉमिनल है, ये भी आपको धीरे धीरे जानना होगा। तो देखिए पावर के बारे में बात करते हैं। तो पावर्स देखिए, पीपीटी भी अपने आप यहाँ पर बड़ी हो गई, पावर बोला तो भैया डरते हैं सब, ठीक है। तो पावर्स यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पावर होगा। तो देखिए, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पावर विच आर गिवन टू अवर प्रेसिडेंट बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 7 तरह के पावर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे एलेबोरेट करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट से क्वेश्चंस बनते ही हैं यूपीएससी के लिए, ठीक है। सबसे पहला होता है लेजिस्लेटिव पावर। अब मैंने बताया था ये लेजिस्लेटिव बॉडी का पार्ट है, तो कुछ तो पावर मिला ही होगा, ठीक है। दूसरा देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, इसको एग्जीक्यूटिव पावर भी हम बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूशन से इनका कुछ रिलेशन है। डिप्लोमेटिक पावर की, डिप्लोमेटिक ने कि इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ भी काम करना है, तो भैया कौन आएगा सामने। जैसे हमने देखा था ना कि 1858 में बहादुर शाह जफर के नाम पे सब कुछ होता था। आज रिलेशन बनेगा तो कौन करेगा साइन वाइन, राष्ट्रपति करेंगे। तो डिप्लोमेटिक पावर भी दिया गया है। मिलिट्री पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, यहां पर आर्मी जब चाहे तब वहां के राष्ट्रपति या गवर्नमेंट को बदल देती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट के मिलिट्री रिलेटेड पावर है इंडिया में, वो डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू द नेबरिंगहुड कंट्रीज। और ये आपके क्वेश्चंस में आ सकता है केस स्टडी में कि क्यों भैया बांग्लादेश में जब चाहे उठ करके देखते हैं सेना हमला कर देती, तो फिर डेमोक्रेसी कैसे आई। यही तो ऑटोक्रेसी में होता था कि जिस राजा के पास जब पावर है वो दूसरे राजा को मार दिया और फिर यहाँ पर राज कर लिया। तो कैसे यहाँ पर बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर इनस्टेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर इंडिया में स्टेबिलिटी, तो वो वही है मिलिट्री पावर। और वो भी देखना पावर नॉमिनल है, क्योंकि मेन यूज तो प्रधानमंत्री ही करते हैं। और मान लो प्रधानमंत्री, अगर मान लो ऐसा होता तो नहीं है क्योंकि अच्छे दिन चल रहे हैं, लेकिन अगर एक एग्जाम्पल के केस स्टडी ले रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर आने वाले फ्यूचर में ऐसा होता है जो अपने पावर का मिस यूज करता है, तो राष्ट्रपति साइन ही नहीं करेंगे। तो दोनों का बैलेंस यहाँ पर किया गया है। लेकिन बाकी समय में देखेंगे कि प्रेसिडेंट का उतना पावर नहीं है, डायरेक्ट एक्शन जो कौन लेता है, मिलिट्री लेता है, ठीक है। तो मिलिट्री पावर भी बात करेंगे। पार्डनिंग पावर, पार्डनिंग पावर ने क्या होता है कि वैसे भी देखोगे एमपी और एमएलए, कुछ लोग बोलते हैं कि हम 18 घंटा काम करते हैं, करते भी होंगे, आप देश कितना तरक्की कर रहे हो तो आप देखेंगे, ठीक है। तो सीजीआई, चीफ जस्टिस, ऐसा नहीं है कि यहां पर बोला गया भगवान से भी गलती हो जाती, होती कि नहीं, ये तो बात ही बात है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि भगवान से भी गलती हो जाए, इंसानों से तो होती रहती है। मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कोई गलती हो जाती है, तो एमपी और एमएलए हमारे देश के 18 ईयर्स तो वर्क करते ही हैं, तो भैया उनको वो बर्डन क्यों देंगे। तो बर्डन कौन लेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव पावर ऑफ पार्डनिंग पावर, मतलब कुछ गलती अगर होती है तो सजा दे सकते हैं। वैसे ही आप देखेंगे निर्भया केस, जो कि कितना पॉपुलर केस था, वहां पर जो इनको फांसी मिली थी, उन्होंने भी राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाया था कि भैया हमको माफी दे दो, हम उस समय बहक गए थे। तो इस तरह से आप देखेंगे जो बड़े से बड़े केस होते हैं वो कहाँ जा सकता है, तो वो राष्ट्रपति के पास जा सकता है। कैसे जा सकता है वो भी हम बात करेंगे, धीरे धीरे कोशिश करते हैं। उसके बाद देखिए कुछ इमरजेंसी पावर भी है कि जैसे
देश में पैसा खत्म हो गया, देश में अटैक होने वाला है, तो कुछ इमरजेंसी तुरंत, क्योंकि हमारे एमपी एमएलए तो 18 आवर्स काम कर रहे हैं, क्या पता बड़े बड़े देश से वो आ पाए कि ना पाए, एक आदमी को तो बैठा के ही रखे खुद ही चुन करके कि भैया तू देख लेना क्या होता है। जैसे हमारे घर में कोई आता है, मम्मी पापा अगर नहीं है तो हम ही बोल देते हैं हाँ ये करना है वैसा करना, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर अगर देश में ऐसा सिचुएशन आता है कि बाहरी अटैक होता है, अगर इंटरनल वॉर होता है या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, तो क्या एक्शन लेना है, तो इमरजेंसी पावर्स भी दिए गए हैं टू द प्रेसिडेंट। उसके बाद मिसलेनियस पावर्स, तो आप देख सकते हैं देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पावर विच आर गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। धीरे धीरे देखते हैं डिटेल में, है ना, क्योंकि यूपीएससी के लिए डिटेल्स है, बाकी लोग हो सकता है बोरिंग लग रही होगी, तो आप दूसरे चैनल्स में जा करके फैक्ट लेकर के निकल सकते हैं, कोई काम नहीं आएगा। लेकिन आप इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, तो आपको डीप में जाना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है कि मात्र 3 किताब पढ़े यूपीएससी निकाले, या इस कोचिंग में जाए टॉपर्स का इंटरव्यू देख ले कोचिंग निकाले, 30 सेकंड के रील्स से आपका यूपीएससी क्लियर नहीं होगा। कम से कम आपको 2 to 3 years वर्क करना पड़ेगा, केस स्टडी करनी पड़ेगी। तो ठीक है, इस पावर्स को अब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से पावर्स हैं, शॉर्ट में भी करना है, ज्यादा लॉन्ग में भी नहीं करना है, और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर का। अब देखिए लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है, तो लेजिस्लेटिव में बताओगे रूल्स बनेगा, क्योंकि पार्लियामेंट के जो लोकसभा है और राज्यसभा ये दोनों मिल करके रूल्स तो बनाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लेस रखा गया है। तो ठीक है, हैज द पावर टू समन द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। सबसे पहला लेजिस्लेटिव पावर है, क्योंकि रूल्स कहां से बनते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा से। तो जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर है समन, यानी बुला सकता है हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को, चलो भाई सेशन लगाओ, क्या काम नहीं करो, इतना काम तो है, वही मतलब दादाजी टाइप वाला काम है। ये अगर काम नहीं कर रहे तो सजेशन दे सकता है कि चलो आप पार्लियामेंट का सेशन लगाओ, और लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। यहां पर देखिए लोकसभा को विघटित कर सकता है, राज्यसभा तो परमानेंट वाला है, लाइफ टाइम वाला है, वो डिसॉल्व नहीं हो पाता, तो लोकसभा को ही डिसॉल्व कर सकता है, राज्यसभा हमेशा रहता है, ठीक है। उसको भी देखेंगे जब हम सेकंड पार्ट देखेंगे, लोकसभा फिर राज्यसभा, तो कौन डिसॉल्व हो सकता है कौन डिसॉल्व नहीं हो सकता, ये सब देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये याद रख लो कि पार्लियामेंट के लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं कौन, प्रेसिडेंट। सेकंड, ऑल्सो हैज द पावर टू समन ज्वाइंट सिटिंग, बोल सकता है कि भैया दोनों में बातचीत नहीं हो रहा है लोकसभा राज्यसभा में, ज्वाइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं ऑफ द पार्लियामेंट इन केस ऑफ द डेडलॉक बिटवीन देम। अगर दोनों में लड़ाई हो रहा है तो राष्ट्रपति बोलता है आई एम हियर डोंट फियर, दोनों दोनों आ जाओ, तो दोनों दोनों आते हैं। अब देखिए एड्रेसेस, अब बुला तो लिया तो बोलेगा कौन, दोनों तो बात कर नहीं रहे, राज्यसभा वाला लोकसभा वाला। वैसे भी आप देखेंगे अपने ही हाउस में इन लोग कुर्सी उर्सी फेंकते रहते हैं, आप देखिएगा कभी केवल थ्योरी में मत पढ़िए कि हमको पढ़ लेना है, बुक्स पढ़ लेनी है और आप आईएएस बन जाएंगे। कितने आईएएस बन चुके हैं लेकिन वो देश जो बदल नहीं पा रहे हैं ना, तो कम से कम प्रैक्टिकल भी थोड़ा देखा कीजिए। तो आप देखेंगे कोई भी सेशन चलते रहता है तो कितने अच्छे से बात करते हैं। यहाँ पर क्लास 1 में भी अगर आप एडमिशन लेंगे तो बच्चों को प्रॉपर मैनर दिखाया जाता है कि एक बोल रहा है तो दूसरा चुप रहेगा, दूसरा बोल रहा है तो तीसरा चुप रहेगा, इस तरह से सब भी बात को सुनेंगे। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा का तो हालत खराब है, और ऊपर से दोनों को बुला लिया राष्ट्रपति जी, बुला लिए हैं राष्ट्रपति जी, तो बात कैसे होगा, बात करने बोलेंगे तो इन्हीं का माइक वाइक छीन लिया जाएगा। कभी कभी एक अपोजिशन के लीडर ने आरोप भी लगाया था कि मेरा माइक ही बंद कर देते हैं। तो वो पार्लियामेंट है, कितने लोग यहाँ पर सेक्रीफाइस दे रखे हैं, तो आप देखिए पार्लियामेंट में कैसा बात होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कौन एड्रेस करेगा ज्वाइंट सेशन को, तो राष्ट्रपति ही करेंगे कि भैया तुम ही बुलाए हो, तुम ही जानो, तुम्हारा ही ये जिम्मेदारी है। तो ज्वाइंट सेशन को और फर्स्ट सेशन को, जैसे कोई नया गवर्नमेंट बनता है तो फर्स्ट सेशन को आप ईच जनरल इलेक्शन, लोकसभा जो है कमेंसमेंट द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ही करते हैं, क्योंकि ये तो पहले से ही होते हैं। आप देखेंगे कि एक साथ कभी नहीं होता ना कि अभी प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो, अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, कहीं ना कहीं आगे पीछे होता रहता है। तो प्रेसिडेंट रहते हैं कि पहले भी गवर्नमेंट को देखे रहते हैं, बाद के भी गवर्नमेंट को वही देखते हैं, तो वही ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। हालांकि आप देखेंगे कि कोई एक पार्टी या मेजॉरिटी की आती है तो बाद में जब इलेक्शन होता है तो उनको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अचानक से रिप्लेस नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर एक इक्वलिटी बैलेंस लगाया गया है कि प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया के बीच में, कि अगर एक पार्टी आ जाए तो दूसरा पार्टी का जो पर्सन है वो रहेगा, कुछ ना कुछ तो कंट्रोल करेगा, बाद में भले रिप्लेस करे, तो कहीं ना कहीं ऑटोक्रेसी की तरफ हमारी डेमोक्रेसी ना चली जाए, ठीक है। और देखते हैं कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हैज द राइट टू एड्रेस आइदर हाउसेस,
और ज्वाइंट सेशन एट एनी टाइम, उनको ये पावर है कि किसी भी टाइम वो सेशन को एड्रेस कर सकते हैं, हाँ भैया मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए तैयारी करके रखो, इतना पावर रखा गया है, ठीक है। रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस पर्पस, ठीक है। तो जैसे दादाजी वगैरह होते हैं, हम काम कर रहे हैं, तो उनको पावर होता है कि कभी भी वो आकर के वर्क कर सकते हैं। तो सेम ऐसी आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रेसिडेंट को भी पावर है। इन द राज्यसभा, अब राज्यसभा में देख सकते हैं 12 मेंबर्स, 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, लेकिन बिना चुनाव लड़े, अगर कभी कभी आप देखेंगे कि नॉलेज वाले लोग अभी भी आप देखेंगे कि नॉलेज जिनके पास है, जो बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रखे हैं, उनको वो एमपी या एमएलए बनने में काफी दिक्कत होता है, शायद वो चुनाव ही हार जाते हैं। आपने देखा होगा लास्ट लोकसभा इलेक्शन में कि बहुत सारे ऐसे क्वालिफाइड थे जो कि एबिलिटी नहीं था। तो ऐसा भीमराव जी को उस समय लगा था। तो आप देखेंगे नॉमिनेटेड के लिए उन्होंने प्रोविजन छोड़ा था कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। तो उनको लगा था कि भैया ऐसे ऐसे लोग भी पहुंच सकते हैं पार्लियामेंट में जिनके पास एबिलिटी ना हो। 12 लोगों को राष्ट्रपति जी नॉमिनेट कर सकते हैं इन द राज्यसभा, ठीक है। लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे कि जो पार्टी होती है उन्हीं के लोगों को ही किया जाता है, कहीं ना कहीं बैलेंस किया जाता है, ठीक है। हैड द पावर टू नॉमिनेट नॉट मोर देन 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स, वही बताया मैंने कि एंग्लो इंडियन मेंबर्स को भी नॉमिनेट किया जाता था, लेकिन अब इसको अमेंडमेंट के थ्रू एबॉलिश कर दिया गया है। तो ये है लेजिस्लेटिव पावर। कुछ और लेजिस्लेटिव पावर्स देखते हैं हम कि किस तरह से यहाँ पर रूल्स बनाने से रिलेटेड पावर जो है इंडिया राष्ट्रपति जी को मिला गया है। देखिए, अब ये तो था ठीक है, बुलाना उलाना है, तो राष्ट्रपति जी पूछे होंगे कि अरे भैया मेरा क्या पावर है, मैं तो कुछ बुलाऊं और इनको चाय पार्टी दूं और फिर छोड़ दूं, तो नहीं, कुछ तो पावर दिया गया। तो क्या पावर दिया गया है? कैन रिलीज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस यानी होता है अध्यादेश। अगर हिंदी में आप देखेंगे तो अध्यादेश पावर होता है। अब अध्यादेश क्या होता है? टेम्पररी जो ऑर्डर होता है। वैन, कब? द पार्लियामेंट आइदर ऑफ द टू, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सेशन में ना हो, दोनों की क्लास ना लग रही हो, हालांकि लगती भी तो इन लोग बाइकआउट कर जाते हैं। तो जब नहीं लग रही होगी तो कौन अचानक से डिसीजन लेगा? तो प्रेसिडेंट ही लेंगे। और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस यानी आप एक समझ जाइए कि प्रॉम्प्ट ऑर्डर। जब तक उन लोग आएंगे, हो सकता है टाइम लग जाए, क्योंकि उन लोग तो 18 घंटा काम करते रहते हैं और भी काम करते रहते हैं, तो हो सकता है उनको टाइम लग जाए। तब तक कौन ऑर्डर देगा? तो राष्ट्रपति बोलता है ठीक है, मैं टेम्पररी दे दिया हूं कुछ काम, लेकिन आप आ करके देख लीजिएगा, अगर सही रहेगा तो ठीक है, नहीं सही रहेगा तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। तो ऑर्डिनेंस पावर एक ऐसा पावर दिया गया। लेकिन हाँ, यहां पर भी मैंने बोला था कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल देखते रहेगा कि भैया क्या ऑर्डर निकालने वाले हो, मेरे को एक बार बोलना तब निकालना, ठीक है। तो यहां पर ऑर्डिनेंस पावर दिया गया। आर्टिकल की बात कर ले तो 123, 123 बोलिए। अब जैसे हम 112 कॉल करते हैं, 112 अगर इमरजेंसी होता है, तो राष्ट्रपति क्या देखते हैं? भैया 123 आर्टिकल है, इसके तहत मेरे को पावर मिला है कि मैं भी कुछ डरा सकता हूं। तो डराते रहते हैं, हालांकि ऐसा बार बार सिचुएशन नहीं आता, लेकिन पावर है। वैलिडिटी कब तक रहेगी? तो 6 महीना। अब 6 महीना क्यों रखा गया? 6 मंथ। वाई 6 मंथ इज वैलिडिटी फॉर द ऑर्डिनेंस? क्योंकि आप देखेंगे जो विंटर सेशन होता है और जो मानसून सेशन होता है पार्लियामेंट का, 6 मंथ का गैप होता है। और एक तो बजट सेशन होता है, इन लोग 3 ही बार तो मिलते हैं ना, विंटर सेशन, मानसून सेशन और बजट सेशन। तो कितना भी आलसी रहे ये, कितना भी हालांकि है नहीं हमारे देश के, क्योंकि वो 18 आवर्स काम करते हैं, लेकिन मान लो अगर वो विंटर सेशन में मिले तो मानसून में उनको आना ही पड़ेगा। आखिर तुम्हें आना है, बड़ा देर लगेगी, तो 6 महीना यहाँ पर लग सकता है। इसीलिए वैलिडिटी 6 महीना रखी है कि भैया 6 महीना में तुमको देखना ही पड़ेगा कि क्या क्या काम हो रखा है। तब उन लोग देखेंगे अच्छा राष्ट्रपति जी ने ये ऑर्डिनेंस निकाला है, ठीक होगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं होगा तो फिर उसको लैप्स कराएंगे। इसीलिए 6 मंथ का वैलिडिटी है। लेकिन हाँ, अगर इन लोग का अंतरात्मा जग गया, बीच में भी बोल दिया अरे भैया राष्ट्रपति तो कुछ ऑर्डर निकाल दिए, तुरंत सेशन लगाओ, तो तुरंत सेशन लगाएंगे तो 6 हफ्ते
के बाद 6 वीक्स तक ही रहता है। 6 वीक्स तक चाहे तो इन लोग हो सकता है कि उसको जो ऑर्डिनेंस निकाले राष्ट्रपति जी ने, वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, ठीक है देश के लिए काफी अच्छा है आपने, तो उसको रेटिफाई कर सकते हैं, एसेंड कर सकते हैं, या फिर उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सेशन नहीं लगता है तो ऑर्डिनेंस का 6 मंथ का वैलिडिटी है। अगर इन लोग तुरंत आ जाते हैं तो 6 वीक्स का वैलिडिटी है। चाहे तो ये उनको कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे या फिर ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ऑर्डिनेंस पावर है, उसमें भी बात करते हैं कि कितने तरह का बिल आता है। हमारे पास देखेंगे 3 तरह का बिल आता है, डिटेल में बात करेंगे कि कितने तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बिल आता है। तो सबसे पहले देखिएगा, एक होता है ऑर्डिनरी बिल, कि हाँ भैया नॉर्मल मामला है, चलो कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा, ठीक है। एक होता है मनी बिल, पैसा वाला, तू पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है, ठीक है, ये वाला। और एक होता है अमेंडमेंट बिल। 3 तरह का बिल चलता है जो बेसिकली होता है। हालांकि बहुत सारे बिल होते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल वगैरह वगैरह, वो बाद में बात करेंगे जब हम सेशन की बात करेंगे। लेकिन यहां पर देखेंगे 3 तरह का बिल होते हैं: ऑर्डिनरी बिल नॉर्मल मामला, मनी बिल पैसा वाला मामला, अमेंडमेंट बिल कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो फिर राष्ट्रपति क्या 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 इसमें भी अध्यादेश ला सकते हैं, नहीं ला सकते। ठीक है, नॉट फॉर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के लिए आप अध्यादेश यूज नहीं कर सकते। पता चला ये दोनों जो है लोकसभा और राज्यसभा वाले लोग अलग अलग गए, राष्ट्रपति तुरंत अमेंडमेंट करके बोल दे कि नहीं भैया अब तो चुनाव होना नहीं होगा, या हम मैं ही सब कुछ हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अमेंडमेंट वाला के लिए आप यू कवरेज एरिया नहीं है, वो कवरेज एरिया के बाहर से है, आप ऑर्डिनरी बिल में अमेंडमेंट ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बिल टू एक्ट, बिल से एक्ट बनाने में क्या क्या रोल जो है प्ले करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, क्लास लंबी होगी, एक ही वीडियो है, हालांकि मैं इसको अलग अलग करके कट कर सकता हूं, लेकिन आप देख सकते हैं कि लंबा जरूरी है क्योंकि पूरा को एक वीडियो में कवर करना है। ठीक है, प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड फॉर इंस्टीट्यूट इन इंट्रोड्यूसिंग लेजिस्लेशन फॉर द फॉलोइंग मैटर। कौन कौन से मैटर में कर सकते हैं? अ बिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, न्यू स्टेट बनाना है, अरे इसमें हमारा क्या है, हमारा तो जनसंख्या का मतलब है, यू कैन डू। अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज, अगर बाउंड्री बदलना है, देखेंगे अभी लास्ट टाइम में नए नए स्टेट बने, कौन राष्ट्रपति, कोई डर वाली बात नहीं क्योंकि जनसंख्या तो हमारी है ना, तो उससे कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, a bill providing for any matters specified in article 31A, आर्टिकल 31A में जो भी मैटर्स होगा उसमें आप बिल जो है बना सकते हैं। ठीक है, मनी बिल, पैसा पैसा करती है तू पैसे पे क्यों मरती है, ठीक है, तो यहां पर मनी बिल है। यहां पर भी देख सकते हैं कि कुछ पावर्स है, क्या पावर्स है उसको आने वाले समय में अभी डिस्कस करते हैं। अ बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, एक फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहां से अगर पैसा लेना है तो भी प्रेसिडेंट को कुछ तो पावर यहां पर दिया गया। ठीक है, अ बिल अफेक्टिंग टैक्सेशन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, कि टैक्सेशन से रिलेटेड कोई बिल है तो भी कहीं ना कहीं यहां पर पावर दिया गया है। स्टेट बिल्स इंपोजिंग रेस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कि स्टेट बिल कोई लाया गया है, आप देखेंगे कि गवर्नर को भी कोई बात समझ नहीं आ पाता तो भेज देता है राष्ट्रपति के पास कि भैया प्रेसिडेंट जी आप देखिए क्योंकि हम कुछ टैक्सेशन बिल लाने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 200 में ये प्रोविजंस है कि स्टेट गवर्नर चाहे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देख सकता, प्रेसिडेंट को अपनी फाइल भेज सकता है कि सर देख लीजिए इससे कोई यूनियन गवर्नमेंट को असर तो नहीं होगा, तब यहां पर ये इसमें भी पावर है प्रेसिडेंट का। अ बिल बिकम्स एन एक्ट फॉर द पार्लियामेंट ओनली आफ्टर रिसीविंग द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, बिल बिकम्स एन एक्ट, अगर चाहे उसमें लोकसभा बैठ जाए चाहे राज्यसभा बैठ जाए, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे तब तक यहां पर देख सकते हैं कि वो बिल एक्ट नहीं बनेगा, चाहे वो कोई भी मामला हो। लेकिन आप देख सकते हैं ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और अमेंडमेंट बिल, 3 तरह का बिल होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि तीनों में पावर कुछ ना कुछ दिया गया है, कितना दिया गया है वो देखते हैं। एक बार रुकते हैं सर, साला किसका फोन। हम्म,
तो देखिए प्रेसिडेंट पावर इन अ बिल। अब हम बात करते हैं कि बिल में, क्योंकि बिल ही देखा था, ऑर्डिनेंस वो निकाल सकते हैं, ठीक है, ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं, 6 मंथ्स या 6 वीक्स की वैलिडिटी हो सकती है, ये देखा था। अब बिल्स की बात कर लेंगे तो बिल्स यहाँ पर तीन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिल, ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल एंड अमेंडमेंट बिल। तो इस इन तीनों बिल्स में क्या क्या पावर है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ में जानने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा, इजी हो जाएगा। देखिए सेल्फ स्टडी जो करना ही होगा, है ना। अगर आप बोलेंगे कि केवल वीडियो देख करके या फिर शॉर्ट्स देख करके, ठीक है, शॉर्ट्स अगर देख लें तो क्लास निकल जाए, तो नहीं हो पाएगा। इस वीडियो के बाद भी आपको यू हैव टू रीड एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत जो बुक है वो पढ़नी होगी, और उसके बाद PYQs क्वेश्चन पेपर धीरे धीरे लगाना होगा ना, टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि सारे को एक दिन पढ़ लिए, धीरे 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 धीरे, एकदम से 10-12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 से 5 आवर पढ़िए, लेकिन धीरे धीरे सारे सारे सिचुएशन को पढ़ते जाइए। बहुत अच्छे से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया है, बहुत सारे टाइम्स लगे हैं, लगभग 2 ईयर 11 मंथ्स लगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब इतना टाइम लगा है तो हम इतने जल्दी कैसे पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए, तब केस स्टडी आपकी बनेगी, ठीक है। मे डिक्लेयर हिज हर असेंट ऑन द बिल। अगर कोई बिल बन रहा है तो वो अपना राय सहमति दे सकते हैं प्रेसिडेंट, और विथ होल्ड हिज असेंट, अपनी जो सहमति है उसको विथ होल्ड भी कर सकते हैं कि भैया मैं नहीं दूंगा, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। जैसे आप देखेंगे कि इंडिया जब वर्ल्ड वार हुआ था तो इंडिया बोला था मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसे भी प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि मैं इसमें ना हाँ बोलूंगा ना बोलूंगा। लेकिन कौन कौन से बिल्स में, ये भी पता होना चाहिए ना। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, अमेंडमेंट बिल, ये 3 याद रखिएगा। OMA, इसी ट्रिक से अगर पढ़ेंगे ना तो अब जाकर के आपको गवर्नमेंट का बातें समझ आएंगी। मे इन केस ऑफ बिल्स अदर देन मनी बिल, अगर आपका जो बिल है वो मनी बिल नहीं है तो आप रिटर्न कर सकते हो कि भैया ये रिटर्न कर लो, मेरे ये समझ नहीं आ रहा, फिर से देखो, ठीक है। रिटर्न कर सकते हो द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ हाउसेस विथ और विथआउट मैसेज सजेशन अमेंडमेंट। अगर वो मनी बिल नहीं है ना तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो कि मैं इसमें आपको बाद में आप फिर से एक बार रीड कीजिए और मेरे को भेजिए, तब मैं इसमें बात करूंगा। तो ऑर्डिनरी बिल में, ठीक है, ये बात हो गया। अब देखिए बिल इज पास्ड अगेन, फिर से दोबारा लोकसभा और राज्यसभा के जो MP सब बोलते हैं अरे यार ये कैसे वापस भेज दिया, फिर से पास कर दिए, तो अब आपको यू हैव नो चांस, मतलब वही दिखाने के लिए या फिर उसको रोकने के लिए, कुछ डिले करने के लिए पावर है। ऐसा नहीं कि मैं जिद्दी हो गया मैं करूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दूसरी बार करना ही पड़ेगा। नहीं तो हो सकता है कि इम्पीचमेंट ले आया जाए आपके लिए, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये लिखा गया है कि आप दूसरी बार से ज्यादा, एक बार से ज्यादा नहीं रोक सकते, तो आपको ही हटा दिया जाएगा, है ना। तो एक ही बार का पावर है, इसलिए नॉमिनल पावर रखा गया है। हाँ, अगर परमानेंट रख दे तो राष्ट्रपति हो सकता है अपने ही चला लेते, है ना। तो यहां पर देखिए किस तरह से बैलेंस अप्रोच अपनाया गया है, किस तरह से फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इसीलिए बोला जा सकता है, ठीक है। अब देखिए पार्लियामेंट विथआउट विथ अगर वो भेज देता है तो आपको करना ही पड़ेगा। अब यहां पर देखते हैं IC अमेंडमेंट बिल। अगर यहां पर देखेंगे, देखिए अगर ऑर्डिनरी बिल है तो आप उसमें हाँ बोल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, या फिर वापस कर सकते हैं। अगर मनी बिल है तो भैया हाँ या ना बोलना है, हाउ डेयर यू, आप वापस नहीं कर सकते, या तो आप हाँ बोलेंगे या फिर ना बोलेंगे, लेकिन वापस नहीं कर सकते। इसी से क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्डिनरी बिल में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, तो हाँ भाई हाँ ना या रोक सकते हो, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल है, सांसद जो लोग हैं वो 18 घंटे काम कर रहे हैं तो उनको इस बार टाइम नहीं है। अगर पैसा वाला बिल है तो पैसा पैसा करती है, ठीक है, कॉपीराइट मत आ जाए ज्यादा गाना बोलने से। तो आप देखिए कि अगर वो मनी बिल है तो या तो आप हाँ बोलो जी या ना बोलो, लेकिन रोक नहीं सकते, ठीक है। अगर वो IC अमेंडमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का संशोधन वाला बिल है, ना हाँ ना साइन करना ही पड़ेगा। यू हैव टू साइन ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो आप समझ गए होंगे ऑर्डिनरी बिल है तो उसमें आप यस, नो या फिर शांत। बुद्ध जी से भी कुछ प्रश्न पूछा गया था तो आप देखेंगे 10 जो प्रश्न थे उसके आंसर वो नहीं दे पाए थे, ठीक है। वैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको आंसर नहीं देना है तो नहीं दे सकते। अगर ये मनी बिल है तो यस या नो, दो ही ऑप्शन है, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, यस करो या नो करो, ठीक है। अगर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट से रिलेटेड बिल है तो ओनली एक ही ऑप्शन है यस। तो यहां पर देख सकते हैं कि ये रखा क्यों गया होगा, तो साइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया आपको नॉमिनल बैठाया गया है तो करना ही पड़ेगा,
ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव पावर है, रूल्स बनने वाला है, उसमें क्या क्या पावर्स है। आप इसको आराम से देखिएगा किस तरह से जो पावर्स मिला गया है, और तभी तो लेजिस्लेटिव पावर ना, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि भैया ग्रुप डी का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जानोगे तो कैसे हो पाएगा। ठीक है, ओनली एसेंट मतलब आईसी अमेंडमेंट बिल में आपको केवल इतना ही पावर है कि आप हाँ ही बोलोगे, ना वाला तो बात नहीं है। हालांकि आप देखेंगे यहाँ पर प्रपोज अपोज करते हैं तो कोई ऑप्शन, 3 ऑप्शन रहता है। हाँ, प्रपोजल से आप देख सकते हैं कि कोई मान लो लड़का प्रपोज किया लड़की को, तो वो बोल सकती है हाँ भाई हाँ, या तो हाँ बोल देगी या ना बोल देगी, चलो ठीक है बाद में बताऊंगे, ठीक है, ये हो गया। दूसरा अगर प्रपोज आता है तो हाँ या ना दो ही बोलना है, फिर लड़का बोलेगा कि नहीं भैया दो ही बात बोलो, तुम तो लटका के रख देते हो क्या, मंदिर का घंटा बजा रहे हो, तो बोलेगा नहीं, हाँ या ना बोलो, साफ साफ बताओ। और कभी कभार आप देखोगे कि किलिंग का केस बहुत आ जाता है, इस तरह से देख सकते हैं कि नहीं हाँ ही बोलना है। अरेंज मैरिज में जैसे लड़की, अभी भी आप देखेंगे लड़की को हाँ ही बोलना है, ना नहीं बोल सकती, तो वो अरेंज मैरिज टाइप का हो गया। तो उससे रिलेटेड करके देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह से ऑप्शंस होते हैं प्रेसिडेंट में। ठीक है, तो ये हो गया लेजिस्लेटिव पावर। अब देख सकते हैं, देखिए काफी लंबी क्लास हो सकती है, लेकिन डिटेल्स में तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो अब देखिए वीटो पावर, अब देखिए इसी से रिलेटेड वीटो पावर, हाँ बोलना है ना बोलना है, जो भी बोलना है उसको हम वीटो पावर बोलते हैं कि कुछ कुछ राष्ट्रपति को पावर दिया गया है। अब राष्ट्रपति जी बोलेंगे क्या मेरे को खाना ही खिलाने के लिए रखा गया, भैया साइन करता हूं बस, और कुछ काम नहीं है क्या? नहीं नहीं सर, आपके पास काम है। क्या काम है? वीटो पावर है ना जी, आपके पास वीटो पावर है। एक तो अमेंडमेंट पावर दे दिया, तो राष्ट्रपति बोलते होंगे, या फिर उस समय डिस्कशन हुआ होगा जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी थी, तो राष्ट्रपति को रख क्यों रहे हो अम्बेडकर साहब जी, तो बोलेंगे नहीं नहीं मैं अध्यादेश का पावर दे रहा हूं। अरे अध्यादेश में भी तो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल से लेना है, तो बोले नहीं वीटो पावर दे रहा हूं। तो देखिए वीटो पावर क्या होता है, तो वीटो पावर भी देखते हैं कि क्या हो सकता है। यहां पर मे डिक्लेयर हिज असेंट, मे डिक्लेयर, ये बोल सकते हैं हिर असेंट, सहमति दे सकते हैं, नहीं दे सकते। ठीक है, ये हो गया। में विथ होल्ड, यानी कि विथ होल्ड रोक सकते हैं उसके अपने असेंट को, सहमति को, या फिर मे इन केस ऑफ बिल्स अदर देन मनी बिल्स रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। ये हमने बात किया था कि रिटर्न कर सकते हैं आईसी अमेंडमेंट बिल में जो दे सकते हैं। ये वही स्लाइड है, मैं स्लाइड चेंज करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप देखेंगे कि कभी कभी टेक्निकल एरर होते रहता है, एरर तो होते ही रखता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए वीटो पावर है ना, तो अब भैया वीटो पावर क्या है, राष्ट्रपति खुश हो गया, मतलब उस समय जब हुआ रहा होगा तो खुश हो गए, अच्छा अब तो राष्ट्रपति को कुछ तो पावर मिलेगा। क्योंकि जब पहला यहाँ पर चुनाव हुआ था, जब नया नया देश आजाद हुआ था, जैसे नया नया घर बनता है तो हम अपना अपना कमरा बुक करते हैं, तो जो लोग थे उस समय वो अपना अपना सोच रहे थे, तो जो राष्ट्रपति था वो डर रहा था, अरे अम्बेडकर साहब मेरा तो पोस्ट उन लोग पहले ही ले लिया, मेरा क्या मिलने वाला है। बोले रुको, कंट्रोल, यू यू विल बी अलॉटेड टू वीटो पावर। तो वीटो पावर में क्या था, अच्छा ठीक है जी, वीटो पावर में ये है कि वेस्टेड विथ 3 टाइप्स ऑफ वीटो पावर, 3 टाइप का मिला है। हालांकि अमेरिका में 4 टाइप का है। ठीक है, 4 टाइप का है, 4 टाइप का बात नहीं करेंगे तो वीडियो और लंबा चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 3 टाइप का वीटो पावर है। क्या क्या पावर है? एब्सोल्यूट वीटो पावर, इसको हिंदी मीडियम अगर देख रहे हैं अत्यंतकारी वीटो। ठीक है, सस्पेंशन, निलंबनकारी, सस्पेंड करने वाला वीटो। ठीक है, और यहां पर पॉकेट वीटो, कि पॉकेट में रखो, पॉकेट साइज, आप देखोगे आईफोन हो गया पॉकेट साइज, पॉकेट में रख सकते हो। तो इस तरह के 3 वीटो है ना। सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट वीटो में। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि इसको अलग अलग टर्म्स में वीडियो अपलोड करूं, लेकिन एक वन शॉट तो होना ही चाहिए। तो वन शॉट मान लीजिए, वन शॉट है, प्रेसिडेंट को वन शॉट में करते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट यानी अत्यंतकारी वीटो, टू विथ होल्ड असेंट विथ अ बिल। अगर कोई बिल आपके पास भेजा गया, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है, अब प्रेसिडेंट के पास आना है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको रोक सकते हो। विच देन प्रिवेंट्स द बिल फ्रॉम बिकमिंग द एक्ट। जब तक आप साइन नहीं करोगे तो उनको तो फाइल मिलेगा ही नहीं ना। आप देखेंगे फाइल जमा हो जाता है, वैसे गवर्नमेंट ऑफिस में कई फाइल घूमती रहती है, वो दिखती ही नहीं कहाँ गई। सेम वैसी प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं कि भैया मेरे पास तो फाइल ही नहीं आया, मैं नहीं जानता, या मैं रोक के रखा हूं। तो यहां पर एक वीटो पावर होता है एब्सोल्यूट वीटो पावर, की एब्सोल्यूट रूप से आप रोक सकते हो। लेकिन कौन कौन सा, वही है ना कि भैया राष्ट्रपति जब बन रहा होगा संविधान तो खुश हो गया, अरे मेरे पास कुछ तो मिला कि मैं तो अब बिल बनने ही नहीं दूंगा, भले मैं बना नहीं सकता, बार बार मेरे को पूछना पड़ता है मंत्रिमंडल से, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, मेरे को क्या मिला है, तो बोला वीटो पावर।
तो वीटो पावर में रोक सकते हो। तो कौन कौन सा? अरे सब नहीं, कंट्रोल कंट्रोल, कौन कौन सा? ओनली प्राइवेट मेंबर। अरे यार मंत्री वाला रहता तो मैं बजाता भी, मेरा दुश्मनी था, 36 का आंकड़ा था, प्राइवेट मेंबर से मेरा क्या दुश्मनी। केवल प्राइवेट मेंबर बिल पर आप वीटो पावर ला सकते हो। When the cabinet resigns, जब मंत्रिमंडल छोड़ दे, क्योंकि मंत्रिमंडल है तब तक तुम्हारा ये काम नहीं चलेगा। अगर when the cabinet resigns and the new cabinet advises, नया कैबिनेट अगर आता है, वो एडवाइज करता है प्रेसिडेंट कि विथ होल्ड एसेंट टू अ बिल पास्ड बाय द ओल्ड गवर्नमेंट। अगर पुराना गवर्नमेंट है उसके रहते रहते आप वीटो पावर यूज नहीं कर सकते। कौन सा? एब्सोल्यूट वाला। वो चले गई, नई गवर्नमेंट आई, तो नई गवर्नमेंट अगर बोलेगी अरे चलो जी आपको भी क्या, आप भी क्या नाम याद रखोगे, वीटो पावर यूज कर लो, तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दो बार ये एब्सोल्यूट वीटो यूज किया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डॉक्टर वेंकट रमन। ठीक है, दो जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये वीटो पावर यूज किया हुआ है। आप डिटेल में और भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम्स की लिमिटेशन की वजह से उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, और यूपीएससी में भी इस तरह से क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, तो फिर हम उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है कि हम कुछ समय के लिए रोक सकते हैं वीटो पावर को, वो भी प्राइवेट मेंबर बिल पर, या फिर एक्स गवर्नमेंट के बिल को हम रोक सकते हैं। ठीक है, ये है एब्सोल्यूट वीटो। अब देखिए दूसरा जो वीटो होता है वो कौन सा होता है, वो भी देखते हैं कि दूसरा जो वीटो है वो कौन सा वीटो है। तो यहां पर देखिएगा सस्पेंशन वीटो, इसको बोलते हैं हिंदी में निलंबनकारी वीटो। अब इसमें क्या होता है? सस्पेंशन टू रिटर्न अ बिल टू पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन इफ द पार्लियामेंट passes the bill again without amendment, the president is obliged to give assent. Suspension veto cannot be used for money bills। देखो वही बताया था ना मैंने, इससे पहले थोड़ा बताया था बिल के बारे में क्या पावर है। तो सिंपल समझिए कि जो ऑर्डिनरी बिल है उसको आप फिर से वापस भेज सकते हो। अब देखिए जो एब्सोल्यूट वीटो था उसमें तो आपने रोक लिया, मैं नहीं बताऊंगा जी, मैं कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, नरसों बताऊंगा, कब आएगा, जैसे रिजल्ट हो गया एसएससी का कब आएगा, परसों आएगा, वैसे। हालांकि गवर्नमेंट एजेंसीज भी वीटो पावर यूज करते रहती है कि कब वैकेंसी आएगा कोई पता नहीं है। हाँ यूपीएससी तो कम से कम ठीक है कि आता है, बाकी आप देखेंगे यूपी में टीचर्स गवर्नमेंट वीटो पावर ही बोल सकते हैं कि वो बता ही नहीं रही कब करेगी। सेम वैसे यहाँ पर देखिए कि जो एब्सोल्यूट वीटो है उसमें प्रेसिडेंट जो है वो रख लेते हैं बिल को, कब आएगा पता नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ अगर सस्पेंसिव वीटो है तो यहाँ पर सस्पेंड यानी निलंबनकारी के भैया फिर से देखो आपने गलत जो बिल भेज दिया तो वापस कर सकता है। ऑर्डिनरी बिल पे, मनी बिल पे नहीं कर सकते, इसको मनी बिल पे यूज नहीं कर सकते, और अमेंडमेंट बिल पर नहीं कर सकते। मैंने बताया ना कि 3 बिल याद रखिए, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और अमेंडमेंट बिल। ओमा से याद रखिए कि 3 बिल है, तो इसमें आप भेज सकते हैं वापस, और इसी को बोलेंगे कि सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, थर्ड क्या होता है? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो को इस लॉजिक से याद रखिए कि पॉकेट में रख लेगा। क्या पॉकेट में रख लेंगे? टू टेक नो एक्शन ऑन अ बिल, अगर एक बिल भेजा गया, नाइदर रेटिफाइंग, ना तो उसको वापस दे रहे हैं, नॉर रिटर्निंग, ना रिटर्न कर रहे हैं, फॉर रिकंसिडरेशन फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, मतलब लाइफ टाइम तक वो जेब में रख लिया, बोल रहे हैं भैया कहाँ बिल भेजा था मेरे को नहीं पता, ना वापस दे रहे, ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। जैसे कभी कभार कोई प्रपोज करता है, ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, ना कुछ पता चल रहा है। वैसे ही हो सकता है कि लोकसभा राज्यसभा वाले बिल भेजे, वो रख लिए, बोल रहे हैं कि मेरे को पता ही नहीं भैया, पॉकेट में, मैं नहीं जानता, यही पॉकेट में था, कपड़ा वपड़ा में धुल गया, कोई बात नहीं। तो ये था पॉकेट वीटो। ठीक है, तो आप देखेंगे एब्सोल्यूट वीटो आप रोक सकते हैं, सस्पेंसिव वीटो आप वापस कर सकते हैं, पॉकेट वीटो हाँ ना नहीं बोलना है तो रख लो। ठीक है, अब ये भी कौन सा होता है, यहां पर भी ये ऑर्डिनरी बिल में काम करता है। ठीक है, अब देखिए क्या डिफरेंस हो सकता है अमेरिका के साथ। यूएस प्रेसिडेंट के पास 10 दिन का लिमिट होता है, इंडियन प्रेसिडेंट के पास इनडेफिनेट पीरियड का है, भैया जब चाहो तब रख सकते हो। और यूएस प्रेसिडेंट अगर है तो 10 ही दिन तक रखो, हाँ या ना बोलो। तो देखिए यूएस प्रेसिडेंट का हालांकि दिखते पावरफुल है, टेक्नोलॉजी में पावरफुल है, लेकिन वीटो पावर जो पॉकेट है उसके पास 10 दिन का ही, उनके पास 10 दिन का ही होता है। किसने यूज किया था? ये आया हुआ था एक बार, यूपीएससी का क्वेश्चन है कि हु यूज्ड फर्स्ट टाइम द पॉकेट वीटो। तो यहां पर देख सकते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह इन 1986 इंडियन पोस्ट अमेंडमेंट एक्ट बिल पर इन्होंने पॉकेट वीटो रखा था। पॉकेट वीटो क्या किया था? पॉकेट में रख लिया था, नहीं पता जी, मैं हाँ भी नहीं बोलूंगा, नहीं भी नहीं बोलूंगा, मैं रखा ही हूं इंडेफिनिट टाइम के लिए, क्या कर सकते हो। लेकिन हाँ ये ऑर्डिनरी बिल था ना, इसलिए कर लिए। मनी बिल
या फिर अमेंडमेंट बिल रहता तो यहाँ पर ये यूज नहीं कर पाते। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वीटो विच कैन बी यूज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट वीटो, एंड सेकंड वन इज सस्पेंसिव वीटो, एंड थर्ड वन इज पॉकेट वीटो विच कैन बी यूज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये देखिए आपने बिल, अभी भी आप देखेंगे हम बात किसमें कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर पे। ठीक है, दूसरा पावर अभी चालू ही नहीं हुआ है। लेजिस्लेटिव पावर में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो किस तरह से क्या क्या पावर उनके पास हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर इरेज करने के बाद नेक्स्ट जो स्लाइड है वो लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पावर ही इतना बड़ा है कि बोर्ड ही यहाँ पर देख सकते हैं कि हैंग होने लग रहा है। दूसरा देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि देखिए लेजिस्लेटिव पावर को हमको डिटेल में पढ़ना था, डिटेल में पढ़े हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर, कुछ कुछ नौकरी भी तो रखना है भैया, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, आई कैन नॉट हैंडल दिस कंट्री अकेले सर। तो बोले कि ठीक है, तुम अपना आदमी रख सकते हो या अपने जो हेल्पर रख सकते हो, आपके गवर्नमेंट के सर्वेंट रख सकते हो। तो हालांकि सारे तो इन्हीं के अंडर होते हैं, लेकिन देखिए मेन मेन कौन कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में आप देखिए फॉर्मल हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, इन्हीं के नाम पे सारे जो अपॉइंटमेंट वगैरह होते हैं। अगर आप यूपीएससी देने चाहते हैं तो आपका भी अगर अपॉइंटमेंट होगा तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट से आप रिलेटेड होंगे डायरेक्ट। आप देखेंगे वीडियो में शॉर्ट्स तो आप देखे ही होंगे कि जो बैच होता है वो प्रेसिडेंट हाउस जाता ही जाता है। तो ठीक है, तो सारे जो अपॉइंटमेंट है मेजर मेजर वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट करते हैं। तो फॉर्मल हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन यही होते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस है कि भैया रूल तो बन गया, जैसे जैसे मैंने पॉकेट वीटो बता बता के रोकने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी रूल बन गया है, तो अब मैं आता हूं एग्जीक्यूटिव में और मैं ही देखूंगा कि ये कैसे ये फॉलो कराते हैं या नहीं कराते। ठीक है, इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। हालांकि ऐसा गलत रूल्स नहीं बनते हमारे पार्लियामेंट में, लेकिन एक ऑप्शन रखा गया है कि अगर ऐसा होता है तो तुरंत वो एग्जीक्यूट लेजिस्लेटिव बॉडी से एग्जीक्यूटिव बॉडी में स्विच कर सकते हैं और वहां पर क्या कर सकते हैं, भाई मैं तो खुद नहीं रोक पाया तो मेरे आदमी रोकेंगे, तो जो भी एग्जीक्यूटिव में चुनेंगे वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द यूनियन आर एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। पावर टू अपॉइंट रिमूव द फॉलोइंग, इन लोग के पास पावर है। बोला कि भैया वहां तो मेरे को पावर नहीं दे रहे हो, वो जब बोला होगा तो बोले होंगे अरे मुझे तो पावर नहीं मिल रहा है कुछ भी वहां लेजिस्लेटिव में, यहां तो दे दो एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, तुम अपॉइंट करो, यू कैन अपॉइंट दिस। क्या क्या कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर, अरे तो इनको तो चुनाव हो रहा है जी, मैं तो, अरे तो तुमको दिलाना ही है, तो यहाँ पर देखोगे कि शपथ वगैरह भी यही दिलाते हैं, तो यही अपॉइंट करते हैं। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हालांकि ये खुद उन्हीं के सामने ओथ लेते हैं, लेकिन अपॉइंट भी यही करते हैं। ठीक है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इनका भी अपॉइंटमेंट यही होता है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीम लॉ वाले ऑफिसर होते हैं इंडिया के, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, महान्यायवादी इसको बोलते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखा परीक्षक, पैसा वैसा का पैसा पैसा करती है वाला बात है, पैसा को चेक करना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यहाँ पर देख सकते हैं अभी काफी इनकी छवि जो है क्रेडिट ठीक ठाक रहा नहीं है। जो अपोजिशन के लीडर है वो बोल बोल के थक रहे हैं, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, आप भी बायस्ड इलेक्शन दे रहे हैं, फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हो रहा है नहीं हो रहा है वो आप डिसीजन कीजिएगा। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन को भी कौन अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ द इंडिया, चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। हाँ भैया, आप देखिए कि आप नहीं, आपके चेयरमैन, आपके बोर्ड के चेयरमैन को भी यही यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग है उसके मेंबर्स को भी करेंगे। मेंबर्स ऑफ लैंग्वेज कमीशन, अगर कोई भाषा आयोग बनता है उसके भी बनकर यही करेंगे। मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी कमीशन के भी जो हेड है उनको भी यही करेंगे। लेकिन हाँ, इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि ये कर दिए तो हो गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर प्रोसीजर होने वाला है, आने वाले टाइम में क्लास में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, मेंबर्स ऑफ इंडियन स्टेट काउंसिल, भारतीय राज्य परिषद, राज्यों के लिए बनता है कि दो लोग लड़ रहे हैं तो कोई परिषद बनेगा, कौन करेगा काम, तो प्रेसिडेंट ही यहाँ पर करेंगे। ठीक है, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, सारे स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं ना, राज्यपाल, वो आप देखेंगे कहीं ना कहीं सेंट्रल का आदमी होता है, क्योंकि राज्य ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं तो उसका मॉनिटर कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट बोलते हैं अरे भैया मेरा ही आदमी रखूंगा मैं एक गवर्नर, तो आप देखेंगे गवर्नर होता है। तो उसको हम जब पार्ट 6 पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट तब उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर याद रखिए अपॉइंटमेंट जो गवर्नर्स के वो राष्ट्रपति करते हैं। चीफ जस्टिस
एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ये भी याद रखिएगा कि जो हाई कोर्ट होते हैं हर स्टेट में, उसके भी सीजीआई और जज को यहाँ पर प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यूनियन टेरेटरी भी है, तो वहां का भी कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। तो देखिएगा जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो आते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। अब देखिए मिलिट्री पावर, अब हमने लेजिस्लेटिव पावर बात कर लिया, वीटो वीटो उसने यूज किया, अब एडमिनिस्ट्रेटिव भी देख लिया। अब तीसरा जो मेन बॉडी होता है वो होता है मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर में इनका क्या जो पावर्स हैं वो देखते हैं। तो मिलिट्री पावर में देखिएगा तो सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, सुप्रीम कमांड जो है इन्हीं के पास होता है। तो इसीलिए देखेंगे कि सुप्रीम कमांड इन्हीं के पास होता है। इस वजह से जो आर्मी है या फिर इंडिया की आर्मी है वो इस तरह से, जैसे बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, पाकिस्तान में हुआ था, वैसा नहीं करती, क्योंकि हेड यही होता है। ठीक है, वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट पार्लियामेंट कैन रेगुलेट और कंट्रोल द एक्सरसाइज ऑफ सच पावर। देखिए ये मिलिट्री है इंडिया का, ठीक है, इसके ऊपर कौन है, प्रेसिडेंट है। अब इधर से है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। तो ये दोनों एक दूसरे से पार्टनरशिप करके दोनों कंट्रोल करते हैं मिलिट्री को। तो मिलिट्री को अब देखिए खिलाफ नहीं जा सकती। हालांकि हमारी इंडियन जो आर्मी है वो इस तरह से मेंटेलिटी नहीं आती, क्योंकि हमारा जो हिस्ट्री रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। मिलिट्री भी जानती है कि कितने कंट्रीब्यूशंस के बाद, कितने सेक्रीफाइसेस के बाद ये जो फ्रीडम मिला है उसको हम क्यों हाथ से जाने दें। तो हालांकि मिलिट्री जानती है। उसके साथ साथ एक फॉर्मल कंट्रोल भी रखा गया है कि प्रेसिडेंट और जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है दोनों यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं किसको, मिलिट्री को। तो तीनों यहाँ पर मिलजुल करके काम कर रहे हैं, तब जाकर के यहाँ पर स्टेबिलिटी है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम पावर कौन होता है, प्रेसिडेंट, और एडवाइस किसकी होती है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के। ठीक है, नोट सर्टन एक्ट्स कैन बी डन बाय द प्रेसिडेंट विथआउट अप्रोचिंग पार्लियामेंट फॉर सैंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कुछ कुछ जो एक्ट्स हैं, कैन बी डन प्रेसिडेंट विथआउट अप्रोचिंग पार्लियामेंट फॉर द सैंक्शन, रेजिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द डिफेंस फोर्सेज। देखिए फिर उस समय पूछा गया होगा प्रश्न कि भैया सब कुछ तो वही कर रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, आप आर्मी को मजबूत करो ना जी, आपको तो देश सेवा करना है ना। हाँ करना है तो ठीक है, रेजिंग करो, ट्रेनिंग करो, उनकी ट्रेनिंग में आप कुछ भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटेनेंस करो उनकी, हमको कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर आपको पार्लियामेंट को पूछने का जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ कुछ एक्शन, हमला करना है या कुछ अटैक करना है, जैसे अभी पाकिस्तान में रिसेंटली अटैक हुआ था, तब तो पूछना पड़ेगा। लेकिन आप मजबूत बनाना है, यू आर फ्री टू अटैक एक्शन। तो इस तरह से ये मिलिट्री पावर हो गया है। अब नेक्स्ट पावर देखते हैं कि कौन सा पावर यहाँ पर जो यूज किया गया। तो डिप्लोमेटिक पावर है ना, डिप्लोमेटिक पावर यानी क्या होता है कि अब विदेश से कुछ बातचीत करना है। देख सकते हो यहाँ पर दोस्ती यारी हो रहा है भैया, दूसरे देश से हमको काम करना है, तो पीएम वगैरह, हालांकि हमारे पीएम जो है काफी देश घूमते रहते हैं, लेकिन नाम किनका चलता है, नाम किनके नाम से साइन होता है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का। तो देखिए क्या डिप्लोमेटिक पावर है, द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू नेगोशिएट ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट विथ अदर कंट्रीज। जितने भी फॉरेन कंट्री है, जो यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया है, ये जो बाकी अदर वर्ल्ड से जो भी काम करेगी, ठीक है, वो किसके नाम पे होगा, हमारे प्रेसिडेंट के नाम पे होगा। तो डिप्लोमेटिक पावर है। पीओआई रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल अफेयर्स। जितने भी इंटरनेशनल अफेयर्स से मीटिंग वगैरह होते हैं, अब पीओआई क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो पीओआई के नाम पे ही होता है। ठीक है, तो ये डिप्लोमेटिक पावर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पावर की बात करते हैं अब कि नेक्स्ट पावर कौन होता है, पार्डनिंग पावर, माफी वाला, कि जज साहब से तो मिल गया, वो मान लो कोई क्राइम किया है, बोलते बोलते थक गया, माफ कर दो, नहीं कर दिए किया, ठीक है, तो फिर लास्ट पावर दिया गया कि नहीं यार, हो सकता है चीफ जस्टिस से भी गलती हो जाए। अब वो पार्लियामेंट तो जा नहीं सकता, देखेंगे पार्लियामेंट जाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए रहता है, आप खुद जान सकते हैं इलेक्शंस में। ठीक है, तो फिर प्रेसिडेंट के पास आप जा सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद क्या पावर आपके पास हो सकता है, ये देखिए। तो पार्डनिंग पावर भी दिया गया प्रेसिडेंट को कि क्या क्या पार्डनिंग पावर हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रेसिडेंट एज वेल एज द गवर्नर, ये गवर्नर वाला जो केस है ना, उसको हम पार्ट 6 में लेंगे, लेकिन यहाँ पर 5 में देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है। पावर टू ग्रांट पार्डन, हाँ भी माफी दे सकते हो। अब यहाँ पर भी देखेंगे वीटो, यहाँ पर कितना था इनके पास, 3 टाइप के वीटो थे, हमने देखा था, एब्सोल्यूट वीटो, और यहाँ पर सस्पेंशन वीटो और पॉकेट वीटो, एएसपी है ना। वैसे यहाँ पर देखेंगे
कि पार्डन का जो पावर है वो भी यहाँ पर कितने टाइप का। तो देखिए सबसे पहला होता है पार्डन, यानी कि सीधा सीधा आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले क्षमा, कि भैया गलती हो गया है, सब कुछ छोड़ दो, मेरे को एक चीज दे दो, क्षमा, माफी। आप देखेंगे पहले भी गलती होता था। आप अगर माइथोलॉजी में बात करते होंगे तो देखेंगे कि जो श्रीमद् भागवत होता है वहां पर देखेंगे कि गलती हो गई थी, एक ने ऋषि मुनि के गले में सांप डाल दिया था, तो उसने भी क्षमा मांगा था कि भैया उसको क्षमा कर दो। सुखदेव जी महाराज है ना, इस तरह से आप देखेंगे परीक्षित, राजा परीक्षित से गलती हो गई थी, बोले नहीं क्षमा तो नहीं हो पाएगा, 7 दिन बाद आपको सांप काटेगा ही काटेगा। लेकिन हाँ यहाँ पर आप अगर डेथ सेंटेंस मिल गया, प्रेसिडेंट के पास जाते हैं तो उनको बोला गया है रैक्सीन से बोथ द सेंटेंस, अगर आपको सजा मिल गया है या फिर कन्विक्शन, अगर आप कारावास में है, तो आपको अगर प्रेसिडेंट चाहे, अगर उनको लगता है तो वो आपको दोनों चीज से दूर कर सकते हैं। या तो आपको सजा मिल गया उसको भी माफ कर सकते हैं, या फिर आपको कहीं बंदी वंदी है तो भी छुड़ा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पार्डन, क्षमा। पहला पावर ये है कि भैया कुछ भी नहीं सोचा, चलो ठीक है यार माफ करो, छोड़ो इसको, मेरे को और भी काम है, तो पार्डन हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए कि नहीं ये तो क्राइम सीरियस है, नहीं छोड़ सकते इनको, तो दूसरा पावर क्या है? दूसरा है कम्यूटेट। अरे देख भैया, वो मान लो कोई आरोपी वो बोल रहा है राष्ट्रपति जी मुझे माफ कर दीजिए, तो ठीक है माफ कर देते हैं। अगर माफ नहीं कर रहा है तो ठीक है ना, कुछ ले दे के देख लो, मैं बहुत मतलब मेरा आत्मा नहीं चाहता था फिर भी क्राइम हो गया। वैसे भी आप देखेंगे कितना मतलब हमारा जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, कितना अच्छा है कि क्रिमिनल्स को कितना क्राइम मिल पाता है। उसके बाद भी यहाँ पर देखोगे कि प्रेसिडेंट को पावर दिया गया, तो यहां पर आप देख सकते हैं कम्यूटेशन। कम्यूटेशन यानी क्या होता है? मेयरली सब्स्टिट्यूट वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम अनदर लाइटर करेक्टर। मतलब आपको एक पनिशमेंट मिला है तो आप देख सकते हैं कि उसको बदल करके दूसरा सजा। मान लो आपको मिला है कि भैया जेल में पत्थर तोड़ना है, अरे पत्थर मत तोड़, रोटी बना ले, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? कम्यूटेशन। आप देख लेंगे हिंदी मीडियम वाले शायद इसको लघुकरण बोलते हैं, कि नहीं जज साहब चलो नहीं छोड़ रहे हो ना, मत छोड़ो जी, लेकिन मेरा सजा बदल दो। वो पत्थर तोड़ तोड़ के आदमी लोग मेरे को बहुत शोषण करते हैं, ठीक है भी रोटी वोटी बना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कम्यूटेशन यानी कि बदल देना, लघुकरण, ठीक है। पहला वाला क्षमा तो देखा कि पूरा पूरा माफ 100% फ्री। सेकंड होता है कि नहीं भैया मैं इतना नहीं कर सकता, तो थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है, इसको बोलते हैं कम्यूटेशन। तीसरा है रेमिशन। अब रेमिशन क्या होता है? रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ सेंटेंस विथआउट चेंजिंग। अब मान लो तुम्हारा सजा मान लो बदल दिया जाता है किसी क्रिमिनल का, ठीक है, हालांकि आप नहीं करना है क्राइम, किसी का एग्जांपल लेते हैं कि बदल दिया गया उसको, उसमें वजह अरे रोटी बनाने से नहीं भैया, मेरे को पहले ही वाला ठीक था, प्रेसिडेंट साहब गलती हो गया कि मैंने बोला कि मेरा सजा बदल दो। अच्छा ऐसा क्या, तभी तो मैं तुमको बोला था। तो रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ सेंटेंस विथआउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। जो सजा मिला है, मान लो पत्थर तोड़ने का मिला है वही मिलेगा, लेकिन 10 नहीं भैया तू 5 तोड़ ले, तो इसको बोलते हैं रिमिशन। हिंदी मीडियम वाले इसे कॉपी कर लीजिएगा, लक्ष्मीकांत बुक में जो है डायरेक्ट दी गई है। हाँ, और बहुत सारे बुक्स हैं उसमें डायरेक्ट दी गई है कि क्या इसका है, ठीक है। लघुकरण के बाद इनका एग्जैक्ट वर्ड आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पर चार्ज तो वही रहेगा, उसका ड्यूरेशन कम कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो चौथा होता है वो होता है रिस्पाइट। रिस्पाइट क्या होता है? मीन्स अवॉर्डिंग लेसर सेंटेंस इंस्टीड ऑफ द पेनाल्टी प्रिस्क्राइब्ड वीवर्स ऑफ द प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन। अगर मान लो ये तो नॉर्मल है कि हाँ भाई सजा कम कर दिया जाएगा, लेकिन मान लो कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर कोई डिसेबिलिटी है फिजिकल का, तो वो फिर से बोल सकता है कि नहीं जज साहब 5 पत्थर भी नहीं तोड़ना है मेरे को, और थोड़ा रिलैक्सन से दे दो। तो हो सकता है जो प्रेसिडेंट है वो रेस्पाइट कर दे कि चलो और भी कम कर दिया। तो रेस्पाइट कब यूज किया जाता है? जब आप फिजिकल डिसेबल हो या फिर प्रेगनेंसी जैसा केस है, तो राष्ट्रपति जी रिस्पाइट करेंगे, ठीक है। और नॉर्मल है तो रिमिशन। अगर आप अपना सजा बदलवाना चाहते हैं तो भी ऑप्शन है कि आप कम्यूटेट कर सकते हैं। पूरा अगर करना चाहते हो माफ तो पार्डन। तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर है कि भैया वो क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, लेकिन अच्छा है कि क्राइम ना करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और क्राइम को बचाना भी है आपको, अगर आप यूपीएससी का कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एक होता है रीप्राइव, पांचवा जो इनका माफी देने का शक्ति है वो होता है क्या? रीप्राइव। अब रीप्राइव क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द रीप्राइव। मीन्स अ स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। यहां पर क्या बोल रहा है कि भैया कुछ समय तक मैं रोक सकता हूं। पार्डन तो आपको नहीं दे सकता, तुम बोलोगे कि नहीं भैया मैं मेरे को सजा माफ कर दो, नहीं,
मैं कुछ समय तक रुक सकता हूं, तब तक आपको जो जिंदगी जीना है जी ले, उसके बाद मैं देखूंगा कि आपको पांचों में से मेरे को कौन सा देखना है। तो ये होता है रिप्राइव जो होता है, रिप्रीव जो होता है मीन्स स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस। कुछ समय तक मैं होल्ड करता हूं, फिर मैं सोचता हूं, उसके बाद मैं देखता हूं कि चारों में से मेरे को कौन सा देना है। तो ये होता है यहाँ पर रिप्राइव। अब देखिए कंपैरिजन देख लेते हैं हल्का सा कि बिटवीन पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति हैं, और हमारे जो गवर्नर्स होते हैं स्टेट के, उनके जो पार्डन जो पावर्स है उसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए डेथ सेंटेंस, अगर फांसी की सजा मिला तो एक ही आदमी जो बचा सकता है वो है प्रेसिडेंट, दूसरा गवर्नर यहां पर नहीं कर सकते, केवल यहां पर रोक सकते हैं या रेमिट कर सकते हैं या कम्युनिट यानी बदल सकते हैं, लेकिन माफ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ प्रेसिडेंट चाहे तो माफ कर सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जो निर्भया केस था वहां पर जो चार लोग थे, उनका जो पिटीशन फाइल हुआ था राष्ट्रपति जी के पास कि भैया हमसे गलती हो गया, हमने धोखे से उस लड़की को बहुत बुरी तरह से मारा, लेकिन हमको दे दो। तो हालांकि प्रेसिडेंट थे वो नहीं दिए और उनको फांसी हुई। ठीक है, कोर्ट मार्शल में देखेंगे, कोर्ट मार्शल अगर किसी का होता है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि क्षमा वमा यूज कर सकते हैं, जो भी 5 जो सीक्वेंस है उसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर के पास पावर नहीं है। एग्जीक्यूटिव पावर अगर कोई यूज कर सकता है, देखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर अगर यूनियन के लिए होता है तो फॉर प्रेसिडेंट ही यूनियन के लिए यहां पर यूज कर सकते हैं, और जो गवर्नर है वो स्टेट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। वो गवर्नर है वो पूरे पूरे यूनियन में नहीं कर सकते। तो दिस वर द पार्डन पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब और कुछ और डिटेल्स यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी मैंने बताया था ना कि भैया जब वो दोनं सेशंस में नहीं है, वो 18-18 घंटा काम कर रहे हैं, तो अचानक से कौन देखेगा भैया। प्रेसिडेंट तो हमेशा, अब सांसद लोग तो अपने अपने लोकसभा में मतलब अपने अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज है वहां जाते हैं ना, निर्वाचन क्षेत्र है वहां जाते हैं। तो एक आदमी जो रहता है प्रेसिडेंट वो हमेशा वहां उपलब्ध रहता है। तो अगर कुछ दिक्कत हो गया तो इमरजेंसी पावर, क्या इमरजेंसी पावर है, तो इमरजेंसी पावर में हम देखेंगे कि द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। 3 तरह का इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। कौन कौन सा है इमरजेंसी? थ्रू दे आर बाउंडेड बाय द रिटर्न एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। मतलब यूनियन कैबिनेट है उससे फोन ऑन करके, अरे भैया मैं कर दूं, अच्छा अच्छा कर दो ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है? नेशनल इमरजेंसी, इसको हम इमरजेंसी जब पढ़ेंगे प्रोविजन जो कि पार्ट में उस समय डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहां पर शॉर्ट में लेते हैं। क्या क्या प्रोविजन है? आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल, यहां पर देखेंगे आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस व्हिच कैन बी गिवन बाय द प्रेसिडेंट टू अवर कंट्री। इसका जो डिटेल्स है मैं हल्का फुल्का बताने की कोशिश करता हूं कि अगर वॉर वगैरह हो रहा है तो नेशनल इमरजेंसी लग जाएगा, अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फॉलो हो पा रहा है तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, अगर पैसा वगैरह खत्म हो रहा है तो फाइनेंस इमरजेंसी लग सकते हैं। तो 3 इमरजेंसी राष्ट्रपति चाहे तो लगा सकते हैं, आर्टिकल 352, 356 एंड 360। देखेंगे कि इसका जो है कब का यूज करता है, क्योंकि यूपीएससी में काफी डीपली आंसर पूछता है। ठीक है, तो ये है इमरजेंसी पावर ऑफ द यूपीएससी। अब देखते हैं यहां पर मिसलेनियस पावर की, और भी बहुत कुछ पावर्स होते हैं, वो क्या होते हैं मिसलेनियस पावर। तो देखिए मिसलेनियस पावर में यहां पर हो सकता है कि हैज द पावर टू गिव इंस्ट्रक्शन टू गवर्नर, कि भैया गवर्नर को भी आप पावर दे सकते हो क्योंकि आप ही अपॉइंट किए हो, तो हो सकता है कि वो काम कर रहे हो ना कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। ठीक है, प्रोम्युलेटेड एन ऑर्डिनेंस ऑफ इफ अ बिल कंटेनिंग द सेम प्रोविजंस रिक्वायर्स प्रीवियस सैंक्शन टू द प्रेसिडेंट। मतलब आप सीधा सीधा इसको समझो कि गवर्नर को आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि आप अच्छे से काम कीजिए। ठीक है, हैज द पावर टू रिफर एनी क्वेश्चंस पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉर द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आपके पास ये पावर है कि आप सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ डिस्कशन कर सकते हो जो पब्लिक इंपॉर्टेंस होगा कि क्या चल रहा है देश में। ठीक है, ये भी है। हैज द पावर टू अपॉइंट सर्टन कमीशंस, अगर आपको जरूरत लगता है कि भैया मैं इतने सारे अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर ऑर्डिनल जनरल, कैग हो गया, और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के चीफ्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया हूँ, लेकिन आपको पर्सनल जो जानकारी, पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए भी कोई कमेटी बनानी है तो आप यहाँ पर कमेटी बना सकते हो, प्रेसिडेंट को पावर है। शैल हैव स्पेशल पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड, मतलब आप देखेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब जो एरिया है, आप देखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरह से स्टेट्स जो है उनको भी यहाँ पर
प्रेसिडेंट ही जब अप्रूव करते हैं तब उनको ऐसा क्वालिटीज मिल जाती है स्टेट्स को। तो ये भी पावर है, इसको भी हम देखेंगे जब हम डिटेल्स में पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये मिसलेनियस पावर में हमने देखा कि ये जो पावर्स है वो मिसलेनियस है। अब देखिए वैकेंसी ऑफ द पावर, पावर हमने देख लिया 7 टाइप्स का। अब प्रेसिडेंट का देखते हैं कि वैकेंट कब होता है। जैसे बन गया, हमने देखा था कि 35 साल में बना, फिर हमने देखा कि कौन कौन से इलेक्टोरल कलीग थी, उन्होंने किस तरह से इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, इलेक्शन बना, पावर्स भी बता दिए गए। आप खाली कब करोगे, 5 साल का मैंने बताया था कि 5 साल के पास आपके पास टाइम होता है प्रेसिडेंट के पास। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो वैकेंसी कि फिर कैसे इनका पोस्ट हटेगा। तो देखिए कौन कौन सा सिचुएशन हो सकता है। ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, 5 साल का अगर आपका टर्म हो गया तो आपको खाली करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया तो भी यहां पर वैकेंट हो जाती है सीट प्रेसिडेंट की। फिर बाय हर रिसिग्नेशन, अगर आप खुद कर सकते हैं, जैसे कि अभी जगदीप धनखड़ जी ने रिजाइन दे दिया, वाइस प्रेसिडेंट थे, वैसे अगर आप स्वेच्छा से चाहें, तबीयत खराब हो, हालांकि तबीयत खराब हो ना हो उनके पर्सनल मैटर होता है, लेकिन सबको सब पता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर ज्यादा हो जाता है, हैंडल नहीं कर पाते, तो रिजाइन भी दे सकते हैं। तो रिजाइन से भी हो सकता है, या फिर बाई हिज रिमूवल बाई इम्पीचमेंट। ये है कि महाभियोग, महा प्लस अभियोग, बहुत बड़ा आरोप लग जाता है। क्या आरोप कि भैया आपने कॉन्स्टिट्यूशन, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बनाया है आप उसी को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो एक प्रोसेस चलता है महाभियोग। इसका देखते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में कि किस तरह से महाभियोग चलता है। तो देखिए इम्पीचमेंट, ये तो पता ही है, सब तो पता है कि 5 ईयर्स के बाद डेथ अगर हो जाता है या फिर रेसिग्नेशन से, तो इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं है। लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले क्या क्या बेस होना चाहिए, ऑन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और एक्ट क्या है 61(1), ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने से कोई नहीं बच पाया है। आप भले रूल्स तोड़ दे सोसाइटी का, लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ते हैं तो भी प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था इससे पहले वाले क्लास में कि एक बुक आपके घर में होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन। वो एक ऐसी बुक है जिसमें राजा हो या रंग सबको इक्वलिटी देता है। आप वेद देखे थे या फिर कोई भी रिलीजियस बुक्स देख सकते हैं, वहां पर इनइक्वालिटी थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा बुक है जहां पर प्रेसिडेंट भी नहीं बच पा रहा है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करते हैं तो आप में इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है, ठीक है। इसी बेस पे लगेगा। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। क्वासी जुडिशियल यानी होता है कि सेमी जुडिशियल, पूरा पूरा जुडिशियल नहीं है ना। कुछ आप देखेंगे वो, अगर इसीलिए देखेंगे चीफ जस्टिस को ये पावर नहीं दिया गया कि चीफ जस्टिस चेक करें कि भैया वो कॉन्स्टिट्यूशन टूटा है कि नहीं टूटा है। हालांकि बाकी मामलों में कोई भी मामला होता है, जैसे गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है, तो हम चीफ जस्टिस के पास जा सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। लेकिन अगर वो मामला प्रेसिडेंट का है तो फिर लोकसभा और राज्यसभा में ये बात चलेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी क्वासी जुडिशियल या सेमी जुडिशियल। इन्हीं टर्म को आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा, इसीलिए पार्ट 5 को आपको अच्छे से पढ़ना इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो सेमी जुडिशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सीजीआई ना कर करके उसको जो जुडिशियल प्रोसेस है उसको लोकसभा राज्यसभा में किया जाता है। आइदर हाउस, या तो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कोई एक, यहां पर देख सकते हैं, मे प्रीफर द चार्ज, कोई भी आरोप लगा सकता है कि नहीं भैया जो राष्ट्रपति है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं। तो यहां पर आप एक मैसेज देखिए कि क्या दिया जा रहा है कि जैसे गीता से भी जोड़ सकते हैं कि जैसे अर्जुन है, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि भैया हो सकता है तुम्हारे गुरु हो तुम भी, तो भी तुमको यहां पर मना करना पड़ेगा कि नहीं आप गलत हो। अगर आपके पेरेंट्स गलत हैं तो आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं पेरेंट्स गलत हैं। अगर आप खुद एज अ सन हो तो पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि नहीं सन बच्चों तुम गलत हो। तो यहां पर देखेंगे कि जो गलत है कोई भी किसी को बोल सकता है। ये मैसेज दिया गया यहां पर कि अगर प्रेसिडेंट गलत हैं तो जिस प्रेसिडेंट ने लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको चुना था, वही मेंबर्स जो है खिलाफ भी जा सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं आप कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के तोड़ने से कोई नहीं बच सकता। तो आइदर हाउस, या तो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कोई भी बोल सकता है कि नहीं भैया आप संविधान तोड़ रहे हो, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस लाया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि प्रोसेस में क्या होता है। तो प्रोसेस में आप देखेंगे कि सबसे पहले तो नोटिस दे दो, क्योंकि भैया इतना बड़ा आदमी हड़बड़ा हड़बड़ा मत जाए।
तो 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा कि हमको आपका चाल चलन ठीक नहीं लग रहा है, आप सुधर जाइए, ठीक है। तो 14 दिन तक यहाँ पर 14 दिन पहले से आपको नोटिस देना पड़ेगा। फिर दूसरा रिजोल्यूशन, जैसे प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव बोलते हैं, उस तरह से यहाँ पर प्रस्ताव रिजोल्यूशन लाया जाता है। अब प्रपोजल इज मूव्ड इन राइटिंग साइंड। अब भैया राष्ट्रपति के सामने लाना है तो अकेले तो ला नहीं सकते, कम से कम कुछ लोग को होना चाहिए। तो 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, जिस हाउस में लाया जा रहा है उसके कम से कम 1/4 लोगों का साइन होना चाहिए कि नहीं भाई हमको भी लग रहा है कि प्रेसिडेंट जो है कहीं ना कहीं वॉल्यूशन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब क्या होता है, चलो ला तो दिया गया कि हम लाने वाले हैं, लेकिन पास में कितना होना चाहिए, शुड बी पास बाई अ मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3। 1/4 को लोग तो लाना चाहिए कि हम लाने वाले हैं, फिर 2/3 लोग इसमें सोचेंगे, और 2/3 से अगर पास होगा तब यहां पर एक हाउस से पास होगा, ठीक है। एक हाउस से पास होगा, चार्ज प्रीफर्ड बाय वन हाउस, फिर ये जाएगा दूसरे हाउस में जाएगा, वहां सेम प्रोसेस चलेगा। उसके बाद अगर दोनों हाउसेस से ये बात पास हो जाता है, द प्रेसिडेंट हैज अ राइट टू अपीयर टू रिप्रेजेंट एट सच इन्वेस्टिगेशन। प्रेसिडेंट को यहां पर राइट दिया गया कि जब जब ये प्रोसेस चल रहा है इम्पीचमेंट का दोनों हाउस में, तो आप जाकर के चेक कर सकते हो, ठीक है। ये चेक कर लोगे। उसके बाद अगर उसके बाद भी प्रेसिडेंट नहीं मानते हैं और ये जो रिजोल्यूशन है वो पास हो जाता है बोथ हाउसेस से, फिर इफ द रिजोल्यूशन इज पास्ड बाय नॉट लॉस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स, नाउ द प्रेसिडेंट शैल बी रिमूव्ड। इनको हटाया जा सकता है क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। तो दिस वाज द इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर द प्रेसिडेंट। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात, हमने सारे चीज बात कर लिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो कि छूट गया, क्योंकि आप देखेंगे यूपीएससी में कुछ ना कुछ छूट जाता है, उसको आपको अपने लॉजिक से बनाना पड़ेगा। फिर भी यहाँ पर देखिए कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात की बात हम कर लेते हैं कि क्या क्या बात यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो एन इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑल द नॉमिनेटेड मेंबर। देखिए इलेक्शन जब हुआ था तो मैंने बताया था कि लोकसभा, राज्यसभा और एमएलए जो जो भी इलेक्टेड हैं, ओनली इलेक्टेड कैंडिडेट यहां पर थे, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंस याद रखिए, जब उनको हटाना है तो यहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमएलए होते हैं उनको नहीं बुलाया जाता कि भैया आप चुन दिए थे वही बहुत है, अब आप हटाने में मत आओ। लेकिन हाँ, इम्पीचमेंट प्रोसेस में नॉमिनेटेड मेंबर, जो नॉमिनेटेड मेंबर थे लोकसभा और राज्यसभा के, उनको पावर मिल जाता है कि आप यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि आपने चुना नहीं था, लेकिन अब आप हटाने के लिए, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, तो आपको इम्पीचमेंट में करेंगे। तो जब चुना जाएगा तो ओनली फॉर इलेक्टेड कैंडिडेट, और अगर हटाना है तो ऑल नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड, बट यू हैव टू फ्रॉम लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है। यही डिफरेंस है कि जब चुना जाएगा तो राज्य वाले विधायक को भी हम ले लेते हैं जो कि नॉमिनेटेड इलेक्टेड हो, और जब हटाया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स को हम ले लेते हैं कि भैया चलो ठीक है आप करो। और दिल्ली और पुदुचेरी को भी यहाँ पर जो हमने लिया था चुनने में, उनको भी यहाँ पर मौका नहीं मिलता, ठीक है। थर्ड क्या है, प्रेसिडेंट इलेक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म। मतलब ये भी याद रखिए कि जैसे आप देखेंगे प्रेसिडेंट का अगर कोई टेनर बचा हुआ है, 5 साल से पहले ही हमारा पर चुनाव हो जाता है, तब तक जो पुराने प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वर्क करते हैं, मतलब 5 साल से पहले ही चुनाव हो जाता है। यहां पर देखिएगा, द आउटगोइंग प्रेसिडेंट कंटिन्यूज टू होल्ड ऑफिस नॉट स्टैंडिंग हिज टर्म ऑफ एक्सपायर्ड अंटिल हिज सक्सेस ऑफ एंटर्स अपॉन द ऑफिस। मतलब 5 साल से पहले तो इलेक्शन हो जाता है, लेकिन जो ओल्ड प्रेसिडेंट है वो तब तक बैठे रहेंगे जब तक न्यू प्रेसिडेंट जो है सीट नहीं ले लेता। ऐसा नहीं कि 5 साल हो गया तो ये सीट खाली हो जाएगा। तो जो प्रेसिडेंट का सीट है आप देखेंगे कभी भी वैकेंट नहीं हुआ है, पुराना बैठे रहेगा और पुराना हटेगा तभी नया यहां पर बैठेंगे, चाहे 5 साल हो जाए चाहे 6 साल हो जाए, वो उनके ऊपर है, ठीक है। इफ द वैकेंट अराइजेस अदर देन एक्सपायरी ऑफ टर्म, अगर 5 साल खत्म होने के अलावा भी अगर खाली हो जाता है तो कितने महीने में इलेक्शन होगा, 6 महीना, 6 मंथ से पहले इलेक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। अगर मिड टर्म में कोई वैकेंसी आ जाती है, जैसे किसी का डेथ हो गया या किसी ने रिजाइन दे दिया मिड टर्म में, तो यहां पर देख सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ये चार्ज संभालेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है वहां पर, जैसे अभी जो रिजिग्नेशन दिया था तो खाली था, तो ऐसा स्थिति नहीं आया, लेकिन फ्यूचर में कभी ऐसा आता है कि प्रेसिडेंट नहीं है
वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये प्रेसिडेंट बनेंगे, और ऐसा बने थे, हम आने वाले स्लाइड में डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है तो सीनियर जस्टिस, मतलब प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो खाली नहीं रहना चाहिए, कोई ना कोई यहां पर होना चाहिए, ठीक है। और जब तक कि न्यू जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट नहीं हो जाते, तब तक ये पोस्ट जो है खाली नहीं होगा। तो अब देखिए, जो लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट देख सकते हैं, ये आप डिटेल्स में देख लीजिएगा। मैंने तो यहाँ पर जो लिस्ट यहाँ पर थोड़ा सा लगाने की कोशिश की है, तो देखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट थे, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, इस तरह से आप देखिएगा। जो अभी के प्रेसिडेंट है रिसेंट, वो है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी जो है अभी के प्रेसिडेंट है। तो इस तरह से सारे प्रेसिडेंट है। हाँ, अगर देखेंगे एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन कौन थे, तो यहाँ पर श्री वीवी गिरी, जस्टिस हिदायतुल्ला और श्री बी डी जाति, ये सब एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। अगर डाइड बोलें कि ऑफिस की जिनका टर्म में डेथ हो गया, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री फखरुद्दीन। तो दिस वर द क्लास, दिस इज वॉज द क्लास ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर पोस्ट तो छोटा है, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर है वो काफी डीप में है। लेकिन इसको रिपीट कर करके देखेंगे, उसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है, थोड़ा टेस्ट देखना है कि यूपीएससी में प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए प्री में, मेंस में, तब जाकर के धीरे धीरे आपका टॉपिक जो एंड होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और पार्ट के साथ, लेजिस्लेटिव जो पार्ट है गवर्नमेंट का, उसके साथ, और इस तरह से पार्ट 5 को हम अच्छे से कवर करेंगे। थैंक यू।